हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है क्विकली स्टडी में। मैं अशोक और आज हम सीटेट, बीएड और डीएलएड की सबसे ज़रूरी बातों को ऐसे समझाने वाले हैं कि बस सुनते ही सब मन में बैठ जाए। बहुत लोग पढ़ाई करते हैं पर कॉन्सेप्ट सही से पकड़ नहीं पाते और फिर परीक्षा में वही मुश्किल आती है। इसलिए हमने किताबें सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि समझने समझाने के लिए चुनी हैं। आज से हम मिलकर C1 बाल्यावस्था और विकास, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप पूरी तरह कवर करेंगे। हर चैप्टर को आसान शब्दों, रोजमर्रा के उदाहरणों और छोटे-छोटे सवालों के साथ समझाया जाएगा ताकि सीटेट या बीएड के किसी भी ट्रिकी क्वेश्चन से आप डरे नहीं, हल कर दें। तो बस ध्यान से सुनिए, हर लेक्चर में ऐसे टिप्स मिलेंगे जो आपको दूसरों से आगे रखेंगे। चलिए देर मत करते शुरू करते हैं पहला लेक्चर। नमस्कार। हम सब जानते हैं कि हम पैदा होते हैं, बड़े होते हैं और बदलते हैं, पर ये होता कैसे है? क्या इसके पीछे कोई नियम है, कोई पैटर्न? आज हमारे पास उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का एक अकादमिक दस्तावेज है और इसी के जरिए हम इंसान के बदलने की इस कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। हम दो शब्दों पर गौर करेंगे जिन्हें हम अक्सर एक ही मान लेते हैं, वृद्धि यानी ग्रोथ और विकास यानी डेवलपमेंट। चलिए इस दिलचस्प सफर की परतों को खोलते हैं। बिल्कुल। ये समझना कि एक इंसान गर्भ से लेकर मतलब जीवन के अंत तक कैसे बदलता है, मनोविज्ञान की सबसे दिलचस्प शाखाओं में से एक है। हाँ, ये सिर्फ अकादमिक बात नहीं है, ये तो हम सबकी कहानी है। एकदम। आज हम देखेंगे कि सिर्फ शरीर का बढ़ना यानी ग्रोथ और हुनर, समझ और क्षमताओं का बदलना यानी डेवलपमेंट, ये दो कितनी अलग और फिर भी एक दूसरे से जुड़ी हुई प्रक्रियाएं हैं। तो चलिए सबसे आसान चीज से शुरू करते हैं, वृद्धि या ग्रोथ। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले उसका वजन और लंबाई मापी जाती है जी। और फिर सालों तक यही सिलसिला चलता है। ये जो इंच और किलो का बढ़ना है जिसे हम नाप सकते हैं, यही ग्रोथ है ना? एकदम सही। वृद्धि यानी ग्रोथ का सीधा सीधा मतलब है शारीरिक आकार में बढ़ोतरी। ये एक मात्रात्मक यानी क्वांटिटेटिव बदलाव है। अच्छा, जिसे हम इंच टेप या वजन मशीन पर देख सकते हैं। बिल्कुल। और इसकी एक खास बात है, ये हमेशा नहीं चलती। ये प्रक्रिया करीब 20-22 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते अपनी मंजिल यानी शारीरिक परिपक्वता पर पहुंचकर रुक जाती है। मतलब 20 साल के बाद अगर वजन बढ़े तो उसे ग्रोथ नहीं कहेंगे? मजाकिया लहजे में कहें तो उसे मोटापा कहेंगे, ग्रोथ नहीं। हाँ, ग्रोथ एक तयशुदा जैविक प्रक्रिया है। जैसा कि मनोवैज्ञानिक गेसल ने कहा था, ये एक बहुत ही जटिल और संवेदनशील प्रक्रिया है जिसे अंदरूनी और बाहरी दोनों तरह के कारक कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो ग्रोथ यानी शरीर का बड़ा होना जो एक समय पर रुक जाता है, लेकिन बदलाव तो उसके बाद भी नहीं रुकते। एक बच्चा जो पहले ठीक से बोल नहीं पाता था, वो बड़ी बड़ी बातें करने लगता है, दोस्त बनाता है, मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्व करता है। ये सब ग्रोथ तो नहीं है। तो फिर ये क्या है? यहीं पर हमारा दूसरा और ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट आता है, विकास यानी डेवलपमेंट। जहाँ ग्रोथ एक सीमित प्रक्रिया है, वहीं विकास गर्भ से शुरू होकर जीवन के अंत तक यानी कब्र तक चलता है। ये एक गुणात्मक यानी क्वालिटेटिव बदलाव है। क्वालिटेटिव। हाँ, इसमें सिर्फ कुछ जुड़ता नहीं है बल्कि नई क्षमताएं आती हैं और पुरानी कम जरूरी क्षमताएं चली भी जाती हैं। ये दिलचस्प है। पुरानी क्षमताओं का जाना भी विकास का हिस्सा है। हाँ, जैसे एक बहुत छोटा बच्चा पानी में अपने हाथ पैर मारकर तैरने जैसी हरकत कर सकता है, जिसे डाइविंग रिफ्लेक्स कहते हैं, पर बड़ा होने पर यह क्षमता चली जाती है। अच्छा, मनोवैज्ञानिक हरलॉक ने इसे बहुत अच्छे से समझाया है। उन्होंने कहा, विकास प्रगतिशील परिवर्तनों का एक नियमित, क्रमबद्ध और सुसंबद्ध पैटर्न है। ये सुनने में थोड़ा भारी लगता है, पर इसका मतलब आसान है। इसे आसान भाषा में कैसे समझेंगे? सोचिए, एक बच्चे का चलना सीखना ये प्रगतिशील है क्योंकि वो रेंगने से बैठने, फिर खड़े होने और फिर चलने की ओर बढ़ता है। एक प्रोग्रेस है। जी। ये क्रमबद्ध है क्योंकि इसका एक क्रम है। हर बच्चा लगभग इसी क्रम को फॉलो करता है। ऐसा नहीं हो सकता कि बच्चा दौड़ने के बाद रेंगना सीखे। अच्छा, हाँ, ये तो नहीं हो सकता। और ये सुसंबद्ध है, मतलब हर स्टेप पिछले स्टेप से जुड़ा है। खड़े होना सीखने के बाद ही चलना संभव है। तो विकास सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक बदलावों का एक संगठित पैटर्न है। तो अगर मैं इसे ठीक से समझ रही हूँ तो दोनों में सबसे बड़ा अंतर ये है कि ग्रोथ बस एक चैप्टर है
जबकि डेवलपमेंट पूरी किताब है। क्या बात है, इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता इसे समझाने का। वृद्धि विकास का ही एक छोटा सा हिस्सा है। दूसरा बड़ा फर्क यह है कि वृद्धि का संबंध शरीर से है, पर विकास का संबंध हमारी मानसिक क्रियाओं, हमारी समाज, हमारी भावनाओं से है। और एक और बात जो मुझे समझ आई, ग्रोथ हमेशा पॉजिटिव होती है, मतलब लंबाई या वजन बढ़ता ही है, लेकिन विकास में ऐसा नहीं है। बिल्कुल, विकास धनात्मक और ऋणात्मक यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। दोनों कैसे? जवानी में याददाश्त तेज होना विकास है, तो बुढ़ापे में चीजें भूलना या सुनने की क्षमता कम होना भी विकास की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। अच्छा, ये हमें सिखाता है कि बदलाव हमेशा बेहतर होने की दिशा में नहीं होता, ये सिर्फ बदलना है। एक और अंतर जो स्रोत में बताया गया है वो है व्यक्तिगत भिन्नता का। ग्रोथ में ये बहुत ज्यादा दिखती है। जैसे एक ही उम्र के दो बच्चे साइज में बहुत अलग हो सकते हैं। हाँ, बहुत अलग। एक 4 साल का बच्चा 2.5 फीट का और 10 किलो का हो सकता है, तो दूसरा 2.25 फीट का होकर भी 12 किलो का हो सकता है। क्या विकास में भी इतनी भिन्नता होती है? लेकिन विकास का जो पैटर्न है, जो क्रम है, वो एक जैसा रहता है। हाँ, वो लगभग सभी इंसानों के लिए एक जैसा होता है। ये एक यूनिवर्सल ब्लूप्रिंट की तरह है। और आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण अंतर ये है कि वृद्धि ज्यादातर परिपक्वता यानी मैच्योरेशन का नतीजा है, जो हमारी जीन्स में लिखा है। सही। लेकिन विकास परिपक्वता और अधिगम यानी लर्निंग की आपसी जुगलबंदी से होता है। इसका मतलब विकास का एक तयशुदा ब्लूप्रिंट होता है। ये तो कमाल की बात है। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति के पास हर इंसान को बनाने का एक सीक्रेट मैनुअल है। क्या है ये नियम? हाँ, ये वाकई कमाल का है। इसके 2 मुख्य नियम या पैटर्न है। पहला है शीश पुच्छ क्रम, सेफेलोकॉर्डल। हाँ, ये एक फैंसी नाम है, पर इसका मतलब बहुत सरल है। विकास सिर से पैर की ओर होता है। अच्छा। जैसे कोई कलाकार पेंटिंग सिर से बनाना शुरू करता है और नीचे की ओर आता है। बिल्कुल। यानी बच्चा पहले अपने सिर को साधना सीखता है, फिर धड़, और फिर आखिर में अपने पैरों पर कंट्रोल पाता है। इसीलिए तो बच्चे का सिर उसके शरीर के मुकाबले इतना बड़ा लगता है। और दूसरा नियम? दूसरा है निकट दूरस्थ क्रम, प्रॉक्सिमो डिस्टल। इसका मतलब है विकास शरीर के केंद्र से शुरू होकर बाहर की ओर यानी हाथ पैरों की उंगलियों की तरफ फैलता है। जैसे एक पेड़ पहले अपना तना मजबूत करता है, फिर बड़ी शाखाएं और आखिर में छोटी छोटी पत्तियां निकलती हैं। सही पकड़ा। इसीलिए बच्चा किसी चीज को पकड़ने के लिए पहले पूरे हाथ का इस्तेमाल करता है और बहुत बाद में जाकर पेंसिल पकड़ने के लिए अपनी उंगलियों का बारीक इस्तेमाल सीख पाता है। ये तो हर माता पिता ने देखा होगा। बिल्कुल। इसके अलावा भी कुछ दिलचस्प विशेषताएं हैं, जैसे विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? एक छोटा बच्चा जब खुश या दुखी होता है तो उसका पूरा शरीर प्रतिक्रिया देता है, वो हाथ पैर सब चलाएगा। लेकिन जैसे जैसे उसका विकास होता है उसकी भावनाएं विशिष्ट हो जाती हैं। अच्छा, इसकी भावनाओं का रेजोल्यूशन हाई डेफिनेशन हो जाता है। हाँ, बिल्कुल। साथ ही विकास एक अविराम प्रक्रिया है, ये कभी रुकता नहीं। हर व्यक्ति में इसकी गति अलग होती है। और एक खास बात, विकास के ज्यादातर पहलू आपस में जुड़े होते हैं। जैसे स्रोत बताता है कि अक्सर जिन बच्चों की बुद्धि तेज होती है वो भाषा भी जल्दी सीखते हैं और सामाजिक तौर पर भी ज्यादा सक्रिय होते हैं। और चूंकि ये सब एक पैटर्न में होता है, इसलिए हम इसकी भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। हाँ, हम अंदाजा लगा सकते हैं कि एक बच्चा किस उम्र में लगभग क्या कर पाएगा। तो हमारे पास एक बायोलॉजिकल ब्लूप्रिंट है, लेकिन हम सब जानते हैं कि हर इंसान अलग बनता है। तो वो कौन सी चीजें हैं जो इस ब्लूप्रिंट पर असर डालती हैं और हमें एक दूसरे से अलग बनाती हैं? यहाँ से कहानी और दिलचस्प हो जाती है। कई कारक हैं। सबसे पहले बात करते हैं आंतरिक कारकों की, जो हमारे अंदर मौजूद है। ठीक है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है बुद्धि। टर्मन जैसे मनोवैज्ञानिकों के अध्ययनों से यह साफ हुआ है कि तेज बुद्धि वाले बच्चे औसतन जल्दी चलना और बोलना सीखते हैं। और क्या है हमारी अंदरूनी प्रोग्रामिंग का हिस्सा? यौन भेद भी एक भूमिका निभाता है। लड़कियां लड़कों की तुलना में औसतन जल्दी परिपक्व होती हैं। हमारे शरीर की आंतरिक ग्रंथियां जैसे थायराइड विकास की गति को नियंत्रित करने वाले मास्टर स्विच की तरह काम करती हैं। इनकी जरा सी गड़बड़ी पूरे विकास को धीमा या तेज कर सकती है। स्रोत में जाति का भी उल्लेख है कि कुछ जातियों के बच्चों का विकास दूसरों की तुलना में धीरे होता है। आज के समय में इस बात को कैसे समझा जाए, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। ये एक बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, स्रोत में जो अवलोकन दिया गया है वो उस समय की समझ को दर्शाता है। ओके। आज के मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्री इस तरह के अंतरों को किसी जन्मजात या जैविक गुण से नहीं जोड़ते,
बल्कि इसका संबंध सीधे सीधे सामाजिक आर्थिक स्थिति, पोषण की उपलब्धता, स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच और शैक्षिक अवसरों जैसे बाहरी कारकों से होता है। तो ये बायोलॉजिकल नहीं बल्कि एक सामाजिक और आर्थिक मुद्दा है। बिल्कुल, ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी था। तो चलिए अब इन बाहरी कारकों पर ही आते हैं। हम किसी वैक्यूम में तो बड़े नहीं होते। बाहर की दुनिया हमें कैसे आकार देती है? बाहरी कारकों में शायद सबसे जरूरी है पोषाहार यानी न्यूट्रिशन, खाना पीना। हाँ, सही और पौष्टिक भोजन शरीर और दिमाग दोनों के विकास के लिए ईंधन का काम करता है। इसकी कमी से बच्चे का विकास स्थायी रूप से प्रभावित हो सकता है। गंभीर रोग या चोट भी विकास की गाड़ी पर ब्रेक लगा सकते हैं। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है घर का वातावरण। घर का माहौल कैसे असर डालता है? एक प्यार भरा, प्रोत्साहन करने वाला माहौल बच्चे के विकास को पंख लगा सकता है। वहीं तनाव या उपेक्षा का माहौल उसे रोक सकता है। ये तो समझ आता है। स्रोत में एक दिलचस्प बात कही गई है, जिस परिवार में कई बच्चे होते हैं वहां सबसे छोटे बच्चे को नकल करने और सीखने के ज्यादा अवसर मिलते हैं, जिससे उसका विकास बाकी भाई बहनों से भी तेज हो सकता है। अच्छा, तो ये सब हमें मनोविज्ञान की सबसे बड़ी बहसों में से एक पर ले आता है। एक तरफ वो चीजें हैं जो हमारे अंदर पहले से मौजूद है और दूसरी तरफ वो है जो हमें दुनिया से मिलती है। जी। पहली बहस है परिपक्वता बनाम अधिगम, मैचुरेशन वर्सेस लर्निंग। हाँ, यानी कि कौन सी क्षमताएं अपने आप समय आने पर बाहर आती हैं और कौन सी हमें सीखनी पड़ती हैं। परिपक्वता आनुवांशिक गुणों का खुद ब खुद प्रकट होना है, जैसे बच्चे का बिना सिखाए रेंगना या चलना। ये हमारे बायोलॉजिकल टाइम टेबल का हिस्सा है। और अधिगम? अधिगम यानी सीखना प्रयास और अभ्यास से आता है, जैसे लिखना, पढ़ना या साइकिल चलाना। तो क्या इनका आपस में कोई रिश्ता है? एक बहुत गहरा रिश्ता है। परिपक्वता सीखने की सीमा तय करती है। सीमा तय करती है मतलब? इसे ऐसे समझिए, परिपक्वता कंप्यूटर का हार्डवेयर है और सीखना सॉफ्टवेयर। आप सबसे एडवांस सॉफ्टवेयर उस कंप्यूटर पर नहीं चला सकते जिसमें जरूरी हार्डवेयर ही ना हो। अच्छा। जब तक बच्चे की उंगलियों की मांसपेशियां परिपक्व नहीं होंगी, वो पेंसिल पकड़ना नहीं सीख सकता, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें। तो इसका मतलब है कि समय से पहले किसी भी तरह की ट्रेनिंग देना बेकार है? हमेशा नहीं। यहाँ मैग्रॉ का जॉनी और जिमी नाम के जुड़वा बच्चों पर किया गया प्रयोग बहुत मशहूर है। हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में। उन्होंने एक भाई जॉनी को बहुत छोटी उम्र से ही चलने, तैरने और चढ़ने की ट्रेनिंग दी, जबकि जिमी को कोई खास ट्रेनिंग नहीं दी गई। तो क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि जॉनी जिमी से पहले नहीं चला। उसका शरीर जब तैयार हुआ तभी वो चला। लेकिन जीवन भर जॉनी जिमी की तुलना में ज्यादा फुर्तीला और एथलेटिक रहा। अच्छा, तो इससे ये पता चलता है कि सही समय पर दिया गया प्रशिक्षण और माहौल हमारी क्षमताओं को निखार सकता है, भले ही वो उन्हें समय से पहले ना ला पाए। बिल्कुल। और ये हमें दूसरी और सबसे बड़ी बहस पर लाता है, आनुवंशिकता बनाम वातावरण, हेरिडिटी वर्सेस एनवायरनमेंट, नेचर वर्सेस नर्चर। हाँ, नेचर वर्सेस नर्चर। क्या हम वो हैं जो हमारे जीन्स में लिखा है या वो जो हमारा माहौल हमें बनाता है? ये वो सवाल है जिस पर सदियों से बहस चल रही है। एक तरफ गाल्टन जैसे लोग थे जो मानते थे कि सब कुछ जीन से तय होता है। उनका मानना था कि महान लोगों के बच्चे इसलिए महान बनते हैं क्योंकि उनमें वो जीन्स होते हैं। और दूसरी तरफ वॉटसन जैसे व्यवहारवादी थे जिनका मशहूर दावा था कि उन्हें कोई भी 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे दे दो और वो उनमें से किसी को भी डॉक्टर, वकील या चोर कुछ भी बना सकते हैं, सिर्फ माहौल बदलकर। इस पर कुछ बहुत ही अजीब और दिलचस्प केस स्टडीज भी हुई हैं। हाँ, जैसे केलॉग ने अपने बेटे डोनाल्ड को गुआ नाम की एक चिंपैंजी के साथ पाला। हाँ, वो देखना चाहते थे कि क्या गोरिल्ला इंसानी माहौल में इंसानों जैसे काम सीख सकती है। गोरिल्ला ने कपड़े पहनना, चम्मच से खाना और कई इंसानी इशारे सीख लिए, लेकिन वो बोलना नहीं सीख पाई। कभी नहीं। क्यों? क्योंकि बोलने की क्षमता उसकी आनुवंशिकता, उसकी जीन्स में ही नहीं थी। ये तो आनुवंशिकता की जीत हुई, लेकिन वातावरण की ताकत दिखाने वाला भी कोई उदाहरण है? बिल्कुल। भारत का ही एक बहुत दुखद और प्रसिद्ध मामला है कमला और विमला नाम की 2 बच्चियों का, जिन्हें भेड़ियों के एक झुंड ने पाला था। हाँ, मौगली की असली कहानी जैसी। कुछ वैसा ही। जब वो मिली तो वो 4 पैरों पर चलती थीं, कच्चा मांस खाती थीं और रात में चिल्लाती थीं। उन्हें इंसानी समाज में वापस लाने की बहुत कोशिश की गई, पर वो कभी पूरी तरह ढल नहीं पाई और ज्यादा समय जीवित भी नहीं रही। तो ये दिखाता है कि इंसान बनने के लिए इंसानी वातावरण कितना ज्यादा जरूरी है। बहुत ज्यादा। तो आखिर में निष्कर्ष क्या है? कौन जीतता है इस बहस में, नेचर या नर्चर? निष्कर्ष ये है
कि ये कोई लगाई है ही नहीं, ये एक साझेदारी है। अच्छा, कोई एक नहीं जीतता क्योंकि दोनों ही इंडिस्पेंसिबल हैं। स्रोत में एक बहुत ही खूबसूरत फॉर्मूला दिया गया है, विकास इज इक्वल टू आनुवंशिकता गुणा वातावरण गुणा समय। इसमें गुणा का निशान ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब ये आनुवंशिकता प्लस वातावरण नहीं है। ठीक समझे। गुणा का मतलब है कि अगर इनमें से कोई भी एक कारक शून्य हो जाए तो नतीजा भी शून्य होगा। वाह, बेहतरीन आनुवंशिकता वाला बच्चा भी अगर पोषक वातावरण के बिना बड़ा हो तो उसका विकास नहीं हो पाएगा, और एक साधारण आनुवंशिकता वाला बच्चा भी अगर बेहतरीन माहौल में पले बढ़े तो वो बहुत कुछ हासिल कर सकता है। ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तो आज की चर्चा से जो सबसे बड़ी बात सामने आई है वो ये है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट दो अलग चीजें हैं। ग्रोथ एक सीमित शारीरिक प्रक्रिया है, जबकि डेवलपमेंट एक जिंदगी भर चलने वाला सफर है जिसमें हम क्षमताएं हासिल भी करते हैं और खोते भी हैं। और हम जो कुछ भी बनते हैं वो हमारी आनुवंशिकता और हमारे माहौल की एक जटिल और निरंतर बातचीत का नतीजा है। बिल्कुल। और जाते जाते एक विचार सबके लिए छोड़ना चाहूंगा, जैसा कि स्रोत में भी इशारा किया गया है, ये नेचर नर्सर की बहस सिर्फ अकादमिक नहीं है। अच्छा, इस पर राजनीतिक विचारधाराओं का भी गहरा असर रहा है। कुछ विचारधाराएं समाज में सफलता का श्रेय व्यक्ति की आनुवंशिकता या मेरिट को देती हैं, तो वहीं दूसरी विचारधाराएं मानती हैं कि सफलता या असफलता काफी हद तक व्यक्ति को मिले अवसरों और वातावरण पर निर्भर करती है। ये तो सोचने वाली बात है। हाँ, ये सोचने वाली बात है कि हम समाज में लोगों की कामयाबी और नाकामयाबी को किस नजर से देखते हैं, और हमारी ये नजर इस बात से कितनी प्रभावित होती है कि हम इन दोनों में से किसे ज्यादा महत्व देते हैं। नमस्कार। हम सब अपनी जिंदगी को एक सीधी रेखा की तरह देखते हैं। बचपन, जवानी, फिर बुढ़ापा। हाँ, एक सीधी सी यात्रा। बिल्कुल। पर क्या हमने कभी सोचा है कि इस सीधी रेखा के पीछे एक छिपा हुआ, मतलब एक मनोवैज्ञानिक नक्शा भी है? हमारे सामने जो सामग्री है वो इसी नक्शे को खोल कर रखती है, गर्भ में एक कोशिका से लेकर जीवन के आखिरी पड़ाव तक। तो आज हम इसी नक्शे को समझने की कोशिश करेंगे। और ये नक्शा सिर्फ मनोवैज्ञानिकों के लिए नहीं है, ये हम सब के लिए है। सही बात है। ये समझने में मदद करता है कि कोई बच्चा जिद क्यों कर रहा है या कोई किशोर दुनिया से इतना नाराज क्यों है। ये हमें अपने और दूसरों के व्यवहार के पीछे का क्यों समझने का एक मौका देता है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से हम सबकी शुरुआत होती है। जन्म से भी पहले। हाँ, जन्म से भी पहले, गर्भ के समय से। ये दौर तो मतलब पूरी तरह से शारीरिक बदलाव का होता होगा, है ना? हाँ, मुख्य रूप से शारीरिक, लेकिन ये विकास की सबसे तेज रफ्तार वाली अवस्था है। सोचिए, 9 महीनों में एक कोशिका से एक पूरा इंसान बन जाता है। कमाल है। इसे भी 3 हिस्सों में देखा जा सकता है। पहले तो हफ्तों में तो बस एक अंडे जैसा आकार होता है, फिर आती है भ्रूणावस्था। ये कब तक चलती है? ये दूसरे महीने के आखिर तक चलती है, और यही वो जादुई समय है जब शरीर के लगभग सभी जरूरी अंग जैसे त्वचा, मांसपेशियां और यहाँ तक कि दिमाग का ढांचा भी तैयार हो जाता है। ये बात मुझे हमेशा हैरान करती है। सिर्फ 2 महीने में जब भ्रूण का आकार मुश्किल से 1.5-2 इंच का होता है, तब तक इंसान का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका होता है। और स्रोतों में एक दिलचस्प बात लिखी है कि उस समय सिर का आकार बाकी शरीर के मुकाबले बहुत बड़ा होता है। बिल्कुल, जैसे प्रकृति कह रही हो कि सबसे पहले कमांड सेंटर तैयार होना चाहिए। सही है। और तीसरे महीने से जन्म तक वो समय निर्माण का नहीं बल्कि विकास का है। मतलब जो अंग बन चुके हैं अब वो मजबूत होते हैं, बड़े होते हैं, काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अच्छा। और इसी चरण के अंत में एक लगभग 7 पाउंड का शिशु दुनिया में आने को तैयार हो जाता है। जन्म के बाद तो पूरी दुनिया ही बदल जाती है। एक सुरक्षित माहौल से निकलकर एक नई दुनिया में आना। जन्म से करीब 3 साल की अवस्था शैशवा अवस्था। इसका सबसे बड़ा काम क्या होता है? इसका सबसे बड़ा काम है तालमेल बिठाना। तालमेल? हाँ, नए माहौल से, नए लोगों से, भूख लगने पर रोना, माँ को पहचानना, धीरे धीरे अपने शरीर पर काबू पाना सीखना, ये सब इसी तालमेल का हिस्सा है। ये जीवन की नींव रखने जैसा है। और एक बार जब ये नींव पड़ जाती है तो बच्चा अपनी एक अलग दुनिया बनानी शुरू कर देता है। बाल्यावस्था। हाँ, बाल्यावस्था। इसे समझने के लिए 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला है पूर्व बाल्यावस्था, 4 से 6 साल। स्रोतों में इसे समस्या अवस्था भी कहा गया है। ये नाम थोड़ा अजीब नहीं है? पहली नजर में लगता है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक कारण है। इस उम्र में बच्चे अक्सर जिद्दी हो जाते हैं क्योंकि पहली बार उनमें मैं का भाव बहुत मजबूत हो जाता है। बिल्कुल, मैं खुद करूंगी, मुझे ये चाहिए, ये सब उनके अपने व्यक्तित्व के विकास का संकेत है।
वो अब सिर्फ माता पिता का हिस्सा नहीं है, वो एक अलग इंसान बन रहे हैं। और खिलौनों से दोस्ती भी इसी उम्र में सबसे गहरी होती है। सबसे गहरी। और हर चीज को लेकर सवाल, ये क्या है, ऐसा क्यों होता है। यानी जिसे हम समस्या समझ रहे हैं वो असल में उनके व्यक्तित्व के निर्माण की प्रक्रिया है। एकदम। इसके बाद आती है उत्तर बाल्यावस्था, 7 से 12 साल। इस दौर के बारे में सामग्री में कई दिलचस्प नाम हैं। माता पिता के लिए उत्पाती अवस्था, शिक्षकों के लिए प्रारंभिक स्कूल अवस्था और मनोवैज्ञानिकों के लिए गिरोह अवस्था। हाँ, और ये तीनों नाम एक ही सिक्के के अलग अलग पहलू दिखाते हैं। देखिए, इस उम्र में बच्चे की दुनिया घर से निकलकर स्कूल और दोस्तों तक फैल जाती है। तो अब दोस्त ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। माता पिता से भी ज्यादा। तो माता पिता का जो व्यवहार उत्पात लगता है, जैसे दोस्तों की तरह ही कपड़े पहनना या उन्हीं की भाषा बोलना, वो असल में अपने ग्रुप में फिट होने की कोशिश है। बिल्कुल। मनोवैज्ञानिकों ने इसे गिरोह अवस्था या गैंग एज कहा है। और यहाँ गैंग का मतलब किसी अपराधी गिरोह से नहीं, बल्कि दोस्तों के एक मजबूत समूह से है, जिसकी अपनी एक पहचान होती है, अपने नियम होते हैं। हाँ, तो अगर ग्रुप में सबको कोई खास तरह के जूते पसंद हैं, तो उसके लिए वो जूते पहनना दुनिया की सबसे जरूरी चीज बन जाती है, भले ही माता पिता को ये फिजूल खर्ची लगे। मतलब घर के नियम और दोस्तों की दुनिया के बीच यही खींचतान चलती रहती है। एकदम सही। और शिक्षकों के लिए ये प्रारंभिक स्कूल अवस्था है, क्योंकि यहीं से औपचारिक शिक्षा और सामाजिक नियम कायदे सीखने की शुरुआत होती है। इस दिलचस्प दौर के बाद आता है जीवन का सबसे चर्चित पड़ाव, किशोरावस्था, 13 से 19 साल। हाँ, और शायद सबसे ज्यादा गलत समझा जाने वाला भी। लोग इसे सिर्फ बगावत और उथल पुथल का दौर मानते हैं, लेकिन ये नजरिया कुछ ज्यादा ही सरल नहीं है। बहुत ज्यादा सरल है। ये बाल्यावस्था और वयस्कावस्था के बीच का एक पुल है, और इस पुल पर खड़े किशोर की सबसे बड़ी उलझन यही होती है कि वो है कौन। पहचान का संकट। हाँ, जिसे मनोवैज्ञानिक एरिक एरिक्सन ने पहचान का संकट कहा है। वो ना तो खुद को बच्चा समझता है और ना ही दुनिया उसे पूरी तरह वयस्क मानती है। सामग्री में उनका एक बहुत अच्छा कथन है जो इस भ्रम को साफ करता है। क्या? किशोर जिस चीज का जवाब ढूंढ रहा है वो ये है, मैं कौन हूँ, समाज में मेरी क्या भूमिका होगी, मैं बच्चा हूँ या वयस्क। ये पहचान की तलाशी शायद उन्हें इतना बेचैन बना देती है। स्रोत में एक और बात कही गई है, अवास्तविकता। हाँ, मतलब ख्याली पुलाव बहुत पकाते हैं। हाँ, क्योंकि उनकी कल्पना शक्ति अपने चरम पर होती है। उन्हें लगता है कि वो दुनिया बदल देंगे, रातों रात स्टार बन जाएंगे। और हकीकत से जुड़ाव थोड़ा कम होता है। हाँ, साथ ही शारीरिक बदलावों की वजह से उनके इमोशंस बहुत तेजी से ऊपर नीचे होते हैं, कभी बहुत ज्यादा खुशी, कभी गहरी उदासी। इसे वयस्कावस्था की दहलीज भी कहा गया है ना? बिल्कुल, जहां वो सिगरेट पीने या दूसरी वयस्क आदतों को अपनाकर बड़ा दिखने की कोशिश करते हैं। किशोरावस्था के इस तूफानी दौर के बाद जिंदगी थोड़ी शांत होती होगी। युवावस्था में, यानी 20 से 25 साल की उम्र में। हाँ, ये करियर और भविष्य बनाने का समय होता है। व्यक्ति या तो अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा होता है या फिर अपने पैरों पर खड़े होने के लिए नौकरी की तलाश में होता है। पहचान का संकट अब धीरे धीरे सुलझने लगता है। हाँ, और भविष्य की एक तस्वीर साफ होने लगती है। लेकिन असली जिम्मेदारियों का दौर तो इसके बाद शुरू होता है, प्रौढ़ावस्था, 26 से 40 साल। हाँ, ये जीवन का शायद सबसे व्यस्त दौर है, जिसे हम सेटल होने की उम्र भी कहते हैं। करियर में आगे बढ़ना, शादी, घर, बच्चे, सब एक साथ इसी दौर में होता है। और यहाँ सबसे बड़ी चुनौती होती है संतुलन बनाना, काम और परिवार के बीच, अपनी इच्छाओं और दूसरों की जरूरतों के बीच। इसके बाद आती है मध्यावस्था, 41 से 60 साल। इसे अक्सर मिड लाइफ क्राइसिस से जोड़कर देखा जाता है। सामग्री कहती है कि इस दौर में शारीरिक और मानसिक शक्तियों में कमी आने लगती है। क्या ये सिर्फ एक ढलान की शुरुआत है? इसे सिर्फ ढलान कहना ठीक नहीं होगा। हाँ, ये सच है कि शरीर संकेत देने लगता है कि अब वो पहले जैसा नहीं रहा, ऊर्जा में कमी आती है। लेकिन मनोवैज्ञानिक स्तर पर ये एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ है। अब तक व्यक्ति चीजें इकट्ठा कर रहा था, पैसा, पद, परिवार। अब वो सोचने लगता है, क्या यही सब कुछ है, या मैंने जीवन में क्या हासिल किया है? वो अपनी विरासत के बारे में सोचने लगता है। और इसी दौर में एक और चुनौती आती है, सैंडविच जनरेशन। बिल्कुल, ये वो स्थिति है जब व्यक्ति पर दोहरी जिम्मेदारी होती है। एक तरफ उनके बच्चे होते हैं और दूसरी तरफ उनके बूढ़े माता पिता, जिनकी देखभाल करनी पड़ती है। हाँ, तो वो सचमुच 2 पीढ़ियों के बीच सैंडविच बन जाते हैं, और ये भावनात्मक और आर्थिक रूप से बहुत थका देने वाला हो सकता है। और फिर आता है जीवन का अंतिम अध्याय, वृद्धावस्था, 60 साल के बाद। स्रोतों में लिखा है कि इसमें शारीरिक और मानसिक क्षमता में तेजी से गिरावट आती है। ये तस्वीर तो काफी निराशाजनक लगती है।
ये तस्वीर का सिर्फ एक हिस्सा है। शारीरिक गिरावट एक सच्चाई है जिसे नकारा नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण चीज है उपयोगिता का एहसास। मतलब खुद को जरूरी समझना। हाँ, सामग्री में भी ये बात कही गई है कि जिन वृद्ध व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति अच्छी होती है और जो खुद को परिवार या समाज के लिए उपयोगी महसूस करते हैं, वे ज्यादा खुश रहते हैं। जैसे दादा दादी या नाना नानी के रूप में नई भूमिका निभाना। बिल्कुल, अपने अनुभव बांटना, ये चीजें उन्हें एक नया मकसद देती हैं। खुशी का संबंध शरीर की ताकत से कम और मन की स्थिति से ज्यादा हो जाता है। ये पूरी जीवन यात्रा समझने के बाद स्रोतों में एक और दिलचस्प अवधारणा का जिक्र है, विकासात्मक कार्य या डेवलपमेंटल टास्क्स। हाँ, ये क्या है? क्या ये हर उम्र के लिए एक तरह का होमवर्क है? आप इसे एक तरह का सामाजिक होमवर्क कह सकती हैं। ये अवधारणा हैविंगहर्स्ट ने दी थी। अच्छा, इसका मतलब है कि समाज हर उम्र में व्यक्ति से कुछ खास चीजें सीखने या करने की उम्मीद करता है। जैसे शैशवावस्था में चलना, बोलना और ठोस खाना खाना सीखना एक विकासात्मक कार्य है। तो ये सामाजिक अपेक्षाएं हैं। उत्तर बाल्यावस्था यानी गैंग एज के लिए क्या विकासात्मक कार्य बताए गए हैं? उस उम्र में साधारण खेल खेलने के लिए शारीरिक कौशल सीखना, अपने हम उम्र दोस्तों के साथ घुलना मिलना, सही गलत की समझ विकसित करना, ये सब जरूरी विकासात्मक कार्य हैं। और किशोरावस्था के लिए मुझे लगता है ये काफी मुश्किल होते होंगे। हाँ, क्योंकि वो ज्यादा जटिल होते हैं। जैसे माता पिता से भावनात्मक रूप से आजाद होना। ये तो बहुत मुश्किल है। बहुत। फिर अपने लिए एक करियर चुनना और उसकी तैयारी करना, और भविष्य में शादी और पारिवारिक जीवन के लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार करना। और इन कामों को सफलतापूर्वक पूरा करने से क्या होता है? व्यक्ति को आत्मविश्वास मिलता है और वो जिंदगी के अगले पड़ाव के लिए बेहतर तरीके से तैयार होता है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, अगर कोई इन कामों को समय पर पूरा न कर पाए तो क्या इसका मतलब है कि वो जिंदगी में पीछे रह गया? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। अगर कोई इन कामों को पूरा नहीं कर पाता तो उसे असफलता का एहसास होता है और समाज भी उसे पूरी तरह स्वीकार नहीं करता। इसका असर आगे की जिंदगी पर भी पड़ता है। कोई उदाहरण? जैसे अगर कोई किशोर अपने माता पिता से भावनात्मक रूप से आजाद नहीं हो पाता तो उसे आगे चलकर अपने जीवन साथी के साथ एक स्वस्थ और बराबरी का रिश्ता बनाने में मुश्किल आ सकती है। अच्छा, वो हमेशा दूसरों पर निर्भर रहना चाहेगा। तो ये कार्य असल में हमें अगले चरण के लिए तैयार करने वाले मील के पत्थर हैं। तो आज हमने जीवन के इस पूरे नक्शे को देखा। गर्भ से लेकर बुढ़ापे तक हर पड़ाव की अपनी चुनौतियां हैं और अपनी सीख है। और समाज की अपनी उम्मीदें हैं। हाँ, ये सिर्फ उम्र के आंकड़े नहीं है, बल्कि हमारे मनोवैज्ञानिक विकास की कहानी है। बिल्कुल। और इन अवस्थाओं को जानने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि यह हमें सहानुभूति सिखाता है। अगली बार जब हम किसी जिद्दी बच्चे या गुस्सैल किशोर को देखें तो शायद हम उसके व्यवहार के पीछे की विकास की चुनौती को समझ पाएंगे। यह हमें धैर्यवान बनाता है, ये जानते हुए कि हर कोई अपनी उम्र के हिसाब से किसी न किसी संघर्ष से गुजर रहा है। सही बात है। ये चर्चा एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाती है, ये जानते हुए कि जीवन के हर चरण में कुछ विशेष सामाजिक अपेक्षाएं या विकासात्मक कार्य होते हैं। क्या ये हमारे ऊपर समय पर सब कुछ हासिल करने का एक अनकहा दबाव डालता है, या फिर यह हमें अपनी जिंदगी के सफर को बेहतर ढंग से समझने के लिए एक उपयोगी दिशा निर्देश देता है? द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम इंसान के जीवन के सबसे जादुई और शायद तेज रफ्तार वाले सफर पर निकलने वाले हैं। हाँ, एक ऐसा सफर जो सिर्फ 6 साल का है लेकिन पूरी जिंदगी की कहानी लिख देता है। बिल्कुल, ये सफर है जन्म से लेकर 6 साल तक का, जिसे हम शैशवावस्था कहते हैं। और आज की हमारी ये पूरी बातचीत उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की एक बहुत ही दिलचस्प पाठ्य सामग्री पर आधारित है। जी, तो हमारा मकसद है इस एकेडमिक ज्ञान को एक आसान मजेदार बातचीत में बदलना। हाँ, और ये समझना कि एक छोटा सा असहाय जीव कैसे एक बातूनी, जिज्ञासु और अपनी पहचान बनाते बच्चे में बदल जाता है। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल, ये समझना बहुत जरूरी है कि जन्म के समय एक शिशु लगभग एक कोरी स्लेट की तरह होता है। वो पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर होता है। और मनोवैज्ञानिकों ने इसी विकास को कई हिस्सों में बांटा है ना? जी हाँ, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। लेकिन ये जो पहली अवस्था है, शैशवावस्था, यही वो नींव है जिस पर पूरी जिंदगी की इमारत खड़ी होती है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये शैशवावस्था या इन्फेंसी है क्या,
मुझे तो ये जानकर बड़ी हैरानी हुई कि अंग्रेजी का शब्द इन्फेंट लैटिन से आया है। और उसका मतलब है जो बोल ना सके। सही बात है। ये नाम ही अपने आप में बताता है कि भाषा का विकास कितना बड़ा मील का पत्थर है। हाँ, तकनीकी तौर पर तो जब तक बच्चा बोलना नहीं सीखता, मतलब करीब 2-3 साल तक, उसे इन्फेंट कहते हैं। पर आमतौर पर जन्म से 6 साल तक की पूरी अवधि को शैशवावस्था ही माना जाता है। अच्छा। और इस दौर के महत्व को लेकर कुछ बड़े दिलचस्प विचार हैं। जैसे जे न्यूमन ने कहा था कि 5 साल तक की उम्र शरीर और दिमाग के लिए सबसे ज्यादा ग्रहणशील होती है। मतलब एक स्पंज की तरह जो सब कुछ सोख लेता है। बिल्कुल की बात कह दी। उनका मानना था कि इंसान को जो कुछ भी बनना होता है उसकी नींव पहले 4-5 सालों में ही रख दी जाती है। ये बात सुनने में थोड़ी बड़ी लगती है, पर इसमें सच्चाई है। हाँ, मतलब थोड़ा डरावना भी लगता है कि शुरुआती कुछ साल इतने निर्णायक हो सकते हैं। ये निर्णायक हैं और इसलिए वैलेंटाइन ने इसे सीखने का आदर्श काल कहा है। वॉटसन के मुताबिक तो इस दौर में सीखने की रफ्तार और गहराई किसी भी दूसरी उम्र से कहीं ज्यादा होती है। वाह, तो ये वो वक्त है जब इंसान का, कह सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो रहा होता है। वाह, ये एक बेहतरीन एनालॉग है। बिल्कुल सही। तो चलिए इस ऑपरेटिंग सिस्टम के हार्डवेयर से शुरू करते हैं, यानी शारीरिक विकास। मुझे सबसे हैरान करने वाली बात वजन और लंबाई की रफ्तार लगी। ओह, वो तो असाधारण है। जन्म के समय बच्चा मुश्किल से 7 पाउंड का होता है और 1 साल में ही उसका वजन 3 गुना हो जाता है। 3 गुना? सोचिए अगर कोई वयस्क इस रफ्तार से बढ़े तो क्या होगा। हाँ, सही बात है। पहले साल के बाद ये गति थोड़ी धीमी हो जाती है, लेकिन 6 साल तक ये विकास चलता रहता है। और लंबाई में भी यही पैटर्न है। सही है। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। पर जो असल कहानी है वो दिमाग के विकास में छिपी है। हाँ, वो आंकड़ा तो कमाल का है। जन्म के समय दिमाग का वजन सिर्फ 350 ग्राम्स होता है, लेकिन 6 साल की उम्र तक ये बढ़कर 1260 ग्राम हो जाता है। यानी एक वयस्क के दिमाग का 90% हिस्सा। 90%। ठीक यही बात है। इसका मतलब ये हुआ कि प्राइमरी स्कूल शुरू होने से पहले ही बच्चे के दिमाग का लगभग पूरा ढांचा तैयार हो चुका होता है। ये बात तो शुरुआती सालों की परवरिश और माहौल को बहुत ही ज्यादा जरूरी बना देती है। बिल्कुल। उस समय दिमाग में जो कनेक्शंस बन रहे होते हैं ना, वो जीवन भर काम आते हैं। ये तो पूरी सोच ही बदल देता है। मैं तो समझती थी कि ज्यादातर दिमागी विकास किशोरावस्था में होता होगा। अच्छा, दिमाग के अलावा शरीर के बाकी हिस्सों का क्या, जैसे हड्डियां? हड्डियां भी एक दिलचस्प कहानी कहती हैं। नवजात शिशु में एक वयस्क से ज्यादा करीब 270 हड्डियां होती हैं। अच्छा, ज्यादा होती हैं? हाँ, और ये बहुत नर्म और लचीली होती हैं, इसीलिए बच्चे इतने फ्लेक्सिबल होते हैं। धीरे धीरे कैल्शियम और दूसरे मिनरल से ये हड्डियां मजबूत होती हैं और कुछ हड्डियां आपस में जुड़ जाती हैं। इसे ही अस्थिकरण या ऑसिफिकेशन कहते हैं। जी, आसान भाषा में कहें तो हड्डियों का सख्त होना। और दांत तो खैर सबको पता है, छठे महीने के आसपास आने शुरू होते हैं। पर दिल की धड़कन के बारे में एक बात थी कि शुरू में वो अनियमित होती है। हाँ, जन्म के समय दिल की धड़कन बहुत तेज होती है, करीब 140 बीट्स प्रति मिनट, और स्थिर नहीं होती। ओह। 6 साल की उम्र तक ये धीमी और स्थिर होकर 100 बीट्स प्रति मिनट के करीब आ जाती है। ये सब दिखाता है कि शरीर का हर सिस्टम धीरे धीरे परिपक्व हो रहा है। तो हार्डवेयर तो बहुत तेजी से बन रहा है। अब आते हैं सॉफ्टवेयर पर, यानी मानसिक विकास। यहाँ पर महीने दर महीने की लिस्ट थोड़ी भारी लग सकती है, तो क्यों ना हम इसे एक कहानी की तरह देखें। हाँ, ये अच्छा तरीका है। जॉन लॉक ने कहा था कि बच्चे का दिमाग एक कोरे कागज जैसा है। तो इस कागज पर पहली लिखाई कब और कैसे शुरू होती है? बहुत अच्छा सवाल है। तो कहानी शुरू होती है बस संवेदनाओं से। पहले कुछ हफ्तों तक शिशु की दुनिया में बस कुछ ही चीजें हैं: भूख, नींद, तेज रोशनी, आवाज पर चौंकना और रोना। वो बस एक रिफ्लेक्स मशीन की तरह है। यानी अभी वो दुनिया को समझ नहीं रहा, सिर्फ महसूस कर रहा है। बिल्कुल। असली जादू शुरू होता है दूसरे तीसरे महीने के आसपास, जब बच्चा आवाज की तरफ सिर घुमाता है। हाँ, यह अपनी माँ को देखकर मुस्कुराता है। यह पहली बार है जब वो बाहरी दुनिया से जुड़ रहा है, एक सामाजिक संकेत दे रहा है। और यहाँ से चीजें तेजी से बदलती होंगी। बहुत तेजी से। अगला बड़ा पड़ाव आता है 6 से 8 महीने के बीच। अब वो सिर्फ देख सुन नहीं रहा, बल्कि नकल कर रहा है। नकल कर रहा है। जैसे सुनी हुई आवाज की नकल करना, अपना नाम समझने लगना और प्रेम और गुस्से के भाव में फर्क करना। 1 मिनट, 6 महीने का बच्चा समझ जाता है कि उसे प्यार से बोला जा रहा है या डांट कर? हाँ, वो शब्दों का मतलब नहीं, पर आवाज के टोन और चेहरे के भाव को समझने लगता है।
उसका दिमाग अब सिर्फ सिग्नल ले नहीं रहा, बल्कि उन्हें प्रोसेस करके मतलब निकालना सीख रहा ये तो बहुत जल्दी है है ना। और पहले साल के अंत तक वो 3-4 छोटे-छोटे शब्द बोलना और सहारे से चलना सीख जाता है। पहले साल के बाद तो जैसे एक विस्फोट होता होगा, खासकर भाषा को लेकर। बिल्कुल, दूसरे साल में शब्दों का भंडार 100-200 तक पहुंच जाता है, लेकिन सबसे बड़ी क्रांति आती है तीसरे साल में, जब बच्चा क्यों, क्या, कैसे पूछना शुरू करता है। सही पकड़ा। ये वो पल है जब वो सिर्फ जानकारी नहीं ले रहा, बल्कि दुनिया को समझने की कोशिश कर रहा है। उसकी जिज्ञासा जाग चुकी है। और फिर 4 से 6 साल की उम्र तक वो एक छोटा मोटा दार्शनिक और वैज्ञानिक बन जाता है। रंगों में फर्क करना, गिनती गिनना, अक्षर लिखना और कहानियां सुनाना, ये सब दिखाता है कि उसका दिमाग अब अमूर्त विचारों, मतलब एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को भी समझने लगा है। वाह। तो हमने देखा कि शरीर और दिमाग कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन इन सब के पीछे की ड्राइविंग फोर्स क्या है? मतलब भावनाएं। एक बच्चा महसूस क्या करता है? स्रोत कहता है कि जन्म के समय सिर्फ एक ही भावना होती है, उत्तेजना। ये थोड़ा अजीब लगता है। ये मनोवैज्ञानिक ब्रिजेस का सिद्धांत है। उनका कहना था कि जन्म के समय शिशु सिर्फ एक सामान्य उत्तेजना या एक्साइटमेंट महसूस करता है। अच्छा। फिर इस एक भावना से पेड़ की शाखाओं की तरह दूसरी भावनाएं निकलती हैं। कुछ महीनों बाद उत्तेजना सुख और दुख में बढ़ जाती है, और फिर दुख से गुस्सा, डर, घृणा जैसी भावनाएं, और सुख से खुशी और प्यार जैसी भावनाएं निकलती हैं। 2 साल की उम्र तक लगभग सारी बुनियादी भावनाएं विकसित हो चुकी होती हैं। ये तो बहुत दिलचस्प है। और बच्चों की भावनाएं बहुत अस्थिर होती हैं ना? एक पल में रोना और खिलौना मिलते ही अगले पल खिलखिलाकर हंसना। हाँ, क्योंकि उनके इमोशनल रेगुलेशन का सिस्टम अभी विकसित हो रहा होता है। वो अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाते। इसीलिए जब उन्हें गुस्सा आता है तो वो पूरी तरह से आता है, पैर पटकना, जमीन पर लेटना। बिल्कुल, वो अपने गुस्से को बस व्यक्त कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके पास उसे संभालने का कोई और तरीका नहीं होता। यहाँ फ्रायड के एक और आइडिया का जिक्र है, आत्म प्रेम या नार्सिसिज्म। इसका क्या मतलब है? फ्रायड का मानना था कि शुरुआती दौर में शिशु की पूरी दुनिया वो खुद होता है। उसका अपने अंगों से प्यार करना, जैसे अपने पैर के अंगूठे को मुंह में डालना, इसी आत्म प्रेम का प्रतीक है। तो वो अपने शरीर को खोज रहा होता है। हाँ, बाद में लगभग 4-5 साल की उम्र में उसका ध्यान माता पिता की तरफ जाता है और परिवार के अंदर भावनाओं का एक जटिल जाल बुनना शुरू होता है। ठीक है, तो शरीर बन गया, दिमाग तेज हो गया और भावनाएं भी आ गईं। अब इस छोटे इंसान को समाज में रहना सीखना है। सामाजिक विकास की शुरुआत कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत होती है पहली मुस्कान से। अच्छा, वही दूसरे महीने वाली मुस्कान? जी, जब बच्चा किसी इंसान को देखकर मुस्कुराता है, वो सामाजिकता की पहली सीढ़ी है। उससे पहले उसके लिए एक इंसान और एक हिलते हुए खिलौने में ज्यादा फर्क नहीं होता। और फिर अपनी माँ को पहचानना और उसके जाने पर रोना, ये तो एक बड़ा कदम हुआ। बहुत बड़ा। ये अटैचमेंट या जुड़ाव की शुरुआत है। 6ठे महीने तक वो परिचित और अपरिचित चेहरों में फर्क करने लगता है। यहीं से स्ट्रेंजर एंजाइटी यानी अजनबियों से डरना भी शुरू हो सकता है। हाँ, जो एक सामान्य विकास का हिस्सा है। वो बस ये दिखा रहा है कि वो अपने सुरक्षित लोगों को पहचानता है। तो बच्चा कब दूसरे बच्चों को सिर्फ हिलती डुलती चीजों की तरह देखना बंद करके एक दोस्त की तरह देखना शुरू करता है? ये एक क्रमिक प्रक्रिया है। दूसरे साल में वो घर के कामों में हाथ बटाने की कोशिश करता है, जिससे वो खुद को परिवार का हिस्सा समझने लगता है। अच्छा। लेकिन दूसरे बच्चों के साथ असली खेल तीसरे साल में शुरू होता है, और शुरू में वो समानांतर खेल खेलते हैं। समानांतर खेल मतलब एक ही कमरे में अगल बगल बैठकर अपने अपने खिलौनों से खेलेंगे, पर एक दूसरे के साथ नहीं। अच्छा, तो वो साथ होकर भी अकेले खेल रहे होते हैं। बिल्कुल। असली सहयोग और दोस्ती का खेल 4थे-5वें साल में शुरू होता है, जब वो नर्सरी या स्कूल जाने लगता है। तब वो नियम बनाना, अपनी बारी का इंतजार करना और शेयर करना सीखता है। और 6ठे साल तक वो स्कूल के नए माहौल में खुद को ढालना सीख जाता है, जो एक बहुत बड़ा सामाजिक कदम है। जी, वो अब सिर्फ एक परिवार का नहीं, बल्कि एक बड़े समूह का हिस्सा बन रहा होता है। तो संक्षेप में ये 6 साल एक चमत्कार जैसे हैं। एक ऐसा जीव जो सिर्फ रो सकता था, अब वो दौड़ सकता है, सवाल पूछ सकता है, दोस्त बना सकता है और अपनी एक छोटी सी दुनिया बना सकता है। बिल्कुल। हर एक मुस्कान, हर एक सवाल और हर एक छोटे कदम के पीछे विकास की एक जटिल और अद्भुत प्रक्रिया चल रही है। चलिए अब कुछ प्रश्नों के माध्यम से इस अध्याय को दोहराते हैं, जैसा कि स्रोत में दिया गया है। एक तरह का क्विक रिकैप। हाँ, ये अच्छा रहेगा। तो पहला सवाल, इन्फेंट शब्द लैटिन भाषा से बना है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका अर्थ है बोलने में अक्षम। बिल्कुल सही। और नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? लगभग 270। सही।
अच्छा, ये किसका कथन है? 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर तथा मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील होती है। ये कहा था न्यूमैन ने। बहुत बढ़िया। और किसने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल माना है? ये थे वैलेंटाइन। अच्छा, एक और सवाल। ब्रिजेस के अनुसार जन्म के समय शिशु में कौन सा संवेग होता है? सिर्फ एक उत्तेजना। एकदम सही। तो आज की इस पूरी बातचीत से ये तो साफ है कि एक इंसान का भविष्य काफी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि उसके बचपन के शुरुआती साल कैसे बीते। हाँ, हर अनुभव, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, उसके दिमाग के ऑपरेटिंग सिस्टम पर एक कोड लिख रहा होता है। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है जी, कि अगर किसी व्यक्ति का भविष्य, उसकी आदतें, उसका स्वभाव, सब कुछ उसके शुरुआती 5-6 सालों पर इतना ज्यादा निर्भर करता है, तो एक समाज के तौर पर हमारी ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है कि हम हर बच्चे के लिए इन सालों को सुरक्षित, प्यार भरा और सीखने के बेहतरीन मौकों से भरपूर बनाएं। बिल्कुल, इस पर हम सबको सोचने की जरूरत है। नमस्कार, और आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे सामने उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की एक इकाई है जिसका शीर्षक है बाल्यावस्था में शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक तथा सामाजिक विकास। अब इसे देखकर लगता है कि ये सिर्फ टीचर्स या शायद पेरेंट्स के काम की चीज है। बिल्कुल, पहली नजर में तो यही लगता है कि ये एक अकादमिक चैप्टर है, लेकिन आज हमारा इरादा इसे सिर्फ पढ़ना नहीं है, बल्कि इसमें से वो बातें निकालना है जो हमें ये समझने में मदद करें कि 6 से 12 साल की उम्र में हमारे दिमाग और शरीर में चल क्या रहा था। अच्छा, ये सिर्फ बच्चों को समझना नहीं है, ये एक तरह से अपने बचपन को समझने का भी एक मौका है। क्या बात है। तो चलिए इसे खोलकर देखते हैं। इस अध्याय की शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प लाइन से होती है। कोल एवं ब्रूस, उन्होंने बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है। अनोखा काल? अनोखा क्यों? उनका मानना है कि माता पिता के लिए भी इस उम्र को समझना काफी कठिन होता है। और ये अनोखा काल शब्द ही इस पूरी चर्चा की चाबी है। अनोखा इसलिए क्योंकि यही वो समय है जब एक इंसान के व्यक्तित्व का, उसकी पर्सनालिटी का ढांचा तैयार होता है। सही बात है। उसकी आदतें, उसका व्यवहार, उसकी पसंद नापसंद, सब कुछ इसी दौर में अपनी शक्ल लेता है। 6 से 12 साल की ये उम्र आने वाले जीवन की नींव है। इसीलिए तो मनोवैज्ञानिक इसे प्रारंभिक विद्यालय की आयु भी कहते हैं। तो आज हम इसी नींव के हर हिस्से को बारीकी से जानेंगे। बिल्कुल। ठीक है, तो नींव का पहला पत्थर शारीरिक विकास, मतलब शरीर में होने वाले बदलाव। इसमें कद, वजन, हड्डियां और दांत, ये सब शामिल हैं। हाँ, वैसे तो ये सब हमें पता है कि बच्चे बड़े होते हैं, पर इसमें एक बात लिखी है जिसने मुझे सच में चौंका दिया। ये कहते हैं कि बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या 270 से बढ़कर 350 हो जाती है। हाँ, ये बहुत लोगों को हैरान करता है। मुझे तो हमेशा ये लगता था कि उम्र के साथ हड्डियां जुड़कर कम होती जाती हैं। वो बाद में होता है। ये एक बहुत आम गलतफहमी है। असल में जन्म के समय हमारी ज्यादातर हड्डियां कार्टिलेज यानी नरम हड्डी जैसी होती हैं। बाल्यावस्था में ये छोटी छोटी और मजबूत हड्डियों में बदलती हैं। इस प्रक्रिया को दृढ़ीकरण या ऑसिफिकेशन कहते हैं, जिससे संख्या 350 तक पहुंच जाती है। तो ज्यादा हड्डियों का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि बच्चे का ढांचा ज्यादा लचीला होता है। यही वजह है कि बच्चे अक्सर गिरने पड़ने पर भी जल्दी ठीक हो जाते हैं। ये हड्डियां बाद में किशोरावस्था में जुड़कर एक वयस्क की 206 हड्डियों का ढांचा बनाती हैं। तो ये संख्या का बढ़ना असल में भविष्य की मजबूती की तैयारी है। वाह, ये तो वाकई एक नई जानकारी है। और वजन के बारे में भी एक दिलचस्प बात है कि इस उम्र में लड़कों के मुकाबले लड़कियों का वजन ज्यादा तेजी से बढ़ता है। हाँ, खासकर 9 से 12 साल के बीच। ये उनके शारीरिक विकास का एक प्राकृतिक हिस्सा है। लंबाई भी बढ़ती है, लेकिन थोड़ी धीमी गति से। अच्छा। हैं और 12-13 साल तक पक्के दांत, स्थायी दांत उनकी जगह ले लेते हैं। तो ये तो हुई शरीर की बात जो हमें बाहर से दिखता है, लेकिन इस उम्र में दिमाग के अंदर जो चल रहा होता है वो शायद और भी ज्यादा दिलचस्प है। मानसिक विकास। बिल्कुल, मानसिक विकास इस उम्र की सबसे बड़ी कहानी है। बच्चे का सोचना समझना कैसे बदलता है? देखिए, स्रोत में इसे उम्र के हिसाब से बांटा गया है, पर अगर हम इसे एक बड़ी तस्वीर में देखें तो एक पैटर्न नजर आता है। 6 से 8 साल की उम्र वो एक तरह से इंफॉर्मेशन कलेक्टर वाली होती है। बच्चा बस जानकारी इकट्ठा कर रहा है। मतलब जैसे 6 साल का बच्चा है, वो 15 तक गिनती सुना सकता है या आसान सवालों के जवाब दे सकता है।
7 साल का होने पर वो 2 चीजों में फर्क बता सकता है। 8 साल की उम्र तक उसे छोटी छोटी कविताएं और कहानियां याद हो जाती हैं। वो बस अपने आसपास की दुनिया से तथ्य जमा कर रहा है। लेकिन इसके बाद एक बड़ा बदलाव आता है ना। हाँ, 9 साल की उम्र के बाद एक बहुत बड़ा कॉग्निटिव लीप आता है। मतलब सोचने समझने की क्षमता में एक बड़ी छलांग। बच्चा अब सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्टर नहीं रहता, वो इंफॉर्मेशन प्रोसेसर बने लगता है। प्रोसेसर मतलब वो सिर्फ रटता नहीं है, बल्कि तर्क करना, वजह ढूंढना और यहाँ तक कि सलाह देना भी शुरू कर देता है। अच्छा, हाँ। यहाँ तक कि स्रोत कहता है कि 11-12 साल तक उसमें तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का इतना विकास हो जाता है कि वो चीजों की असलियत जानने की कोशिश करता है। बिल्कुल। और ये लाइन तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यह वो समय है जब बच्चे का मानसिक विकास लगभग पूरा होने की कगार पे होता है। इसका असल में क्या मतलब है? क्या उसकी सोचने की क्षमता एक वयस्क जितनी हो जाती है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास एक वयस्क जितना अनुभव या ज्ञान आ जाता है। नहीं, इसका मतलब है कि उसके दिमाग की हार्डवेयर कैपेसिटी, यानी तर्क करने, समस्या सुलझाने और अमूर्त चीजों को समझने की जो बुनियादी क्षमता है, वो लगभग विकसित हो चुकी होती है। अच्छा। अब उसे बस अनुभव और ज्ञान से इस क्षमता को भरना होता है। इसीलिए ये अवस्था इतनी महत्वपूर्ण है। और ये सोचने समझने की नई शक्ति, इसका असर उनके सामाजिक जीवन पर भी तो पड़ता होगा। अब बच्चा सिर्फ घर का सदस्य नहीं है, वो स्कूल जा रहा है, दोस्त बना रहा है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। मानसिक विकास और सामाजिक विकास ये साथ साथ चलते हैं। जैसे ही बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है, उसका दायरा बढ़ जाता है। वो सामाजिक नियम सीखता है, शेयर करना, अपनी बारी का इंतजार करना, दूसरों की भावनाओं को समझना। और इसी सिलसिले में टोली अथवा समूह की आयु यानी गैंग एज का जिक्र आता है। ये सुनने में थोड़ा नकारात्मक लगता है, गैंग की उम्र। हाँ, शब्द थोड़ा ऐसा है, पर इसका मतलब बहुत सकारात्मक है। इसका मतलब है कि इस उम्र के आखिरी सालों में बच्चे के लिए उसके दोस्तों का समूह, उसकी टोली सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। वो अपने ग्रुप के नियमों को बहुत गंभीरता से लेते हैं। लेकिन ये गैंग एज पेरेंट्स के लिए तो एक चुनौती की तरह लगता होगा, जब बच्चा आपकी नहीं बल्कि अपने दोस्तों की ज्यादा सुनने लगे। हाँ, लगता तो है। तो वहाँ पर संतुलन कैसे बनाया जाए? क्या स्रोत इस पर कोई रोशनी डालता है? स्रोत सीधे तौर पर पेरेंटिंग की सलाह नहीं देता, लेकिन वो इसके पीछे का मनोविज्ञान समझाता है। ये बच्चे का विद्रोही होना नहीं है। अपने समूह के नियमों का पालन करके वो असल में स्वतंत्रता, जिम्मेदारी और सहयोग जैसे बहुत जरूरी सामाजिक गुण सीख रहा होता है। वो सीख रहा होता है कि एक समाज में कैसे रहा जाता है। इसी दौरान वो अपने दोस्त खुद चुनता है और कभी-कभी ग्रुप का लीडर बनने की भी कोशिश करता है। ये सामाजिक प्राणी बनने की प्रक्रिया का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। तो इन नए सामाजिक नियमों और दोस्ती को निभाना, ये एक तरह का भावनात्मक सफर भी होगा, मतलब बहुत उतार चढ़ाव आते होंगे। बिल्कुल। और इसीलिए संवेगात्मक विकास यानी भावनाओं के विकास को भी इस उम्र का अनोखा काल कहा गया है। अनोखा इसलिए क्योंकि इस दौरान भावनाओं में बहुत अस्थिरता होती है। अच्छा। वो छोटे बच्चों की तरह चीख चिल्लाकर अपनी भावनाएं नहीं दिखाते, बल्कि अब वो भाषा के जरिए उन्हें व्यक्त करना सीखते हैं। स्रोत में इन भावनाओं की 3 खास बातें बताई गई हैं। पहली ये कि ये ज्यादा देर टिकती नहीं है। एक पल में गुस्सा और अगले ही पल बच्चा सब भूलकर खेलने में मगन हो जाता है। किताब में इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, लघुकालिक, यानी शॉर्ट लिव्ड। दूसरी खासियत है इनकी तीव्रता, इंटेंसिटी। मतलब भावनाएं होती बहुत तीव्र हैं। अगर डर लगा तो वो तुरंत चेहरे पर दिख जाएगा। बच्चा अपनी भावनाओं को एक वयस्क की तरह छिपा नहीं पाता। अच्छा, मतलब कोई फिल्टर नहीं होता। हाँ, इसे ऐसे समझिए कि उनकी भावनाओं का कोई शॉक अब्जॉर्बर नहीं होता। अगर खुशी है तो 100%, गुस्सा है तो 100%। और तीसरी बात है परिवर्तनशीलता। मतलब भावनाएं बहुत तेजी से बदलती हैं। बहुत तेजी से। एक पल में वो रो रहे होंगे क्योंकि उनका खिलौना टूट गया, और अगले ही पल आइसक्रीम का नाम सुनते ही दुनिया के सबसे खुश इंसान बन जाएंगे। बिल्कुल, ये अस्थिरता ही इस उम्र की पहचान है। तो हमने विकास के इन 4 आयामों को देखा, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक। ये चारों एक साथ एक दूसरे को प्रभावित करते हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि वो कौन सी चीजें हैं जो इस पूरे विकास की रफ्तार और दिशा तय करती हैं। यहाँ पर 2 शब्द आते हैं, आनुवंशिकता और पर्यावरण। हेरेडिटी एंड एनवायरनमेंट। और इन्हें समझना सबसे जरूरी है। ये कोई सिंपल 1+1 = 2 वाला हिसाब नहीं है। नहीं, बच्चे का विकास एक रेसिपी की तरह है, जिसमें आनुवंशिकता
और पर्यावरण दोनों मसाले सही मात्रा में चाहिए। आनुवंशिकता वो है जो हमें अपने माता पिता से जीन्स के जरिए मिलता है, जैसे आंखों का रंग या कुछ हद तक बुद्धि। हाँ, और पर्यावरण वो सब कुछ है जो बाहर से हमें प्रभावित करता है। गर्भ से लेकर मृत्यु तक हमारा परिवार, हमारा खान पान, हमारा स्कूल, हमारे दोस्त, सब कुछ पर्यावरण है। बिल्कुल। जैसे शारीरिक विकास को ही लें, स्वस्थ माता पिता की संतानें अक्सर स्वस्थ होती हैं, यह आनुवंशिकता है। लेकिन अगर उसे पौष्टिक भोजन, साफ सुथरा माहौल और रोज 10 घंटे की नींद ना मिले तो अच्छी आनुवंशिकता भी काम नहीं आएगी। ये पर्यावरण है। सही बात है। और मानसिक विकास पर भी यही बात लागू होती है। स्रोत कहता है कि बुद्धिमान माता पिता के बच्चे अक्सर बुद्धिमान होते हैं, लेकिन अगर घर का माहौल तनावपूर्ण हो या स्कूल में अच्छी पढ़ाई ना हो तो बच्चे की मानसिक क्षमता पूरी तरह विकसित नहीं हो पाएगी। और सामाजिक विकास के बारे में सोचें। हाँ, बच्चा जिस परिवार में है वहाँ के रीति रिवाज कैसे हैं, क्या वहाँ अपनी बात कहने की आज़ादी है, उसके दोस्त कैसे हैं, स्कूल का माहौल लोकतांत्रिक है या तानाशाही वाला, ये सब मिलके तय करेगा कि बच्चा मिलनसार बनेगा या अंतर्मुखी। तो इन सब बातों को जानने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर हमें बच्चों के विकास में मदद करनी है तो उनकी शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? स्कूलों और घरों में हमें क्या करना चाहिए? इस इकाई में कुछ बहुत ही व्यावहारिक प्रैक्टिकल सुझाव दिए गए हैं। पहला, शारीरिक विकास पर ध्यान देना। खेल कूद और पौष्टिक भोजन को प्राथमिकता देनी होगी, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन रहता है। ये सिर्फ एक कहावत नहीं, एक वैज्ञानिक सच है। दूसरा सुझाव है बाल मनोविज्ञान को समझना। शिक्षकों और माता पिता दोनों को यह समझना होगा कि बच्चा ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। बिल्कुल, उसे डांटने या सजा देने के बजाय उसकी भावनाओं और जरूरतों को समझना ज्यादा जरूरी है। और तीसरा, उनकी सामूहिक प्रवृत्ति को सही दिशा देना। हाँ, क्योंकि ये टोली की आयु है, उन्हें ग्रुप में काम करने के मौके देने चाहिए, जैसे स्काउट गाइड या टीम स्पोर्ट्स। इससे वो सहयोग और नेतृत्व सीखते हैं। चौथा है उनकी रचनात्मकता और जिज्ञासा को बढ़ावा देना। इस उम्र में बच्चे सवालों से भरे होते हैं, ऐसा क्यों होता है, ये कैसे काम करता है। सही। उनकी इस जिज्ञासा को दबाने के बजाय उन्हें नई चीजें बनाने और सीखने के अवसर देने चाहिए। और आखिरी और सबसे अहम, संवेगात्मक विकास पर ध्यान देना। बच्चों के साथ सहानुभूति और सहयोग का व्यवहार करना चाहिए, ताकि वे अपनी भावनाओं को सही ढंग से व्यक्त करना और नियंत्रित करना सीख सकें। मतलब गुस्से या ईर्ष्या जैसी भावनाओं को दबाने के बजाय उन्हें सही तरीके से संभालना सिखाना चाहिए। एग्जैक्टली। अब जैसा कि हर अध्याय के अंत में होता है, यहाँ कुछ स्व मूल्यांकन प्रश्न दिए गए हैं। आइए इन्हें जल्दी से देखते हैं ताकि मुख्य बातें याद हो जाएं। हाँ, एक तरह का रिवीजन हो जाएगा। बिल्कुल। पहला प्रश्न है, खाली जगह भरनी है। डैश ने बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है। ये तो हमने सबसे पहले बात की थी। इसका उत्तर है कोल एवं ब्रूस। सही जवाब। अगला, बाल्यावस्था में आते आते हड्डियों की संख्या 270 से बढ़कर हो जाती है। ये भी अभी हमने डिस्कस किया। सही जवाब है 350। बहुत बढ़िया। और एक और, बाल्यावस्था के अंतिम काल को कहा गया है। इसे टोली अथवा समूह की आयु कहा गया है, गैंग एज। बिल्कुल ठीक। इसमें कुछ निबंधात्मक प्रश्न भी हैं, जैसे बाल्यावस्था में सामाजिक विकास किस प्रकार होता है, या शिक्षा की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। और अच्छी बात यह है कि इन सवालों के जवाब आज की हमारी पूरी चर्चा में शामिल हैं। सामाजिक विकास के लिए आप स्कूल, दोस्त और टोली की आयु वाली बातें लिख सकते हैं, और शिक्षा की व्यवस्था के लिए वो शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास पर ध्यान देने वाले बिंदु इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो आज हमने बाल्यावस्था के हर पहलू को बहुत गहराई से समझा। सार यही है कि 6 से 12 साल की उम्र सिर्फ बचपन का एक हिस्सा नहीं है। ये वो समय है जब भविष्य के इंसान का पूरा खाका तैयार होता है। उसकी शारीरिक मजबूती, सोचने का तरीका, लोगों से जुड़ने की कला और अपनी भावनाओं को समझने की क्षमता, सब कुछ इसी नींव पर खड़ा होता है। बिल्कुल। और ये हमें एक सोचने का बिंदु भी देता है। इस इकाई में बार बार बताया गया है कि स्कूल का माहौल बच्चे के विकास पर कितना गहरा असर डालता है। हाँ। तो इस पर विचार किया जा सकता है कि स्कूलों के अलावा हमारे घरों में और हमारे आस पड़ोस में ऐसे कौन से छोटे छोटे बदलाव किए जा सकते हैं जो एक बच्चे के संपूर्ण व्यक्ति बनने के सफर में सबसे बड़ा और सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं।
आज हम जिंदगी के एक ऐसे दौर की गहराई में उतर रहे हैं जिसे अक्सर एक तूफान कहा जाता है, किशोरावस्था। हमारे पास उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की एक पाठ्य सामग्री का अंश है जो इस तूफान के केंद्र में जाकर हमें बताता है कि शरीर, दिमाग और दिल में असल में चल क्या रहा होता है। बिल्कुल। और हमारा मकसद इस एकेडमिक जानकारी को एक भारी भरकम लेक्चर की तरह नहीं, बल्कि एक आसान और दिलचस्प बातचीत में बदलना है। हम इसे इस तरह समझेंगे कि सुनने भर से ही हर बात साफ हो जाए। हाँ, मतलब हम ये जानेंगे कि ये दौर शुरू क्यों होता है, इसमें कौन कौन से बड़े बदलाव आते हैं, और सबसे जरूरी, हम इस दौर से गुजर रहे युवाओं की मदद कैसे कर सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। तो चलिए इस यात्रा पर निकलते हैं। सबसे पहले ये किशोरावस्था, या जिसे अंग्रेजी में एडोलेसेंस कहते हैं, है क्या? इसका मतलब क्या है? देखिए, ये जो शब्द है एडोलेसेंस, ये लैटिन के एक शब्द एडोलसर से आया है। एडोलेसर? हाँ, एडोलेसेंस, जिसका मतलब है परिपक्वता की ओर बढ़ना। तो एक तरह से ये बचपन और जवानी के बीच का एक पुल है। ये अवस्था लगभग 11-13 साल की उम्र से शुरू होकर 21 साल तक चलती है। तो ये वो दौर है जब इंसान न तो बच्चा होता है, न ही पूरी तरह से वयस्क। बिल्कुल सही। और इसी उलझन की वजह से उनके व्यवहार में एक बेचैनी और अनिश्चितता दिखती है। स्रोत में इसे युवावस्था की ड्योढ़ी कहा गया है, जो सुनने में तो काफी पॉजिटिव लगता है, लेकिन कई लोग तो इसे जीवन का सबसे मुश्किल दौर भी मानते हैं। तो ये एक सुनहरा दरवाजा है या एक तूफानी रास्ता? ये दोनों ही है। ये एक दरवाजा है जिसमें अपार संभावनाएं हैं, लेकिन उस दरवाजे तक पहुंचने का रास्ता वो वाकई तूफानी है। इसे विकास की चरम अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि इसी समय शरीर, दिमाग और सामाजिक रिश्तों में एक साथ क्रांतिकारी बदलाव आते हैं। एक तरह का रीबूट, जहां पूरा सिस्टम अपग्रेड हो रहा हो। हाँ, ये बहुत अच्छा शब्द है, रीबूट। जी से बढ़ते हैं। और इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि 12 से 15 साल की उम्र तक लड़कियों का वजन और लंबाई लड़कों से ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं। ओह अच्छा, तभी मिडिल स्कूल में अक्सर लड़कियां क्लास में सबसे लंबी दिखती हैं। जी, लेकिन फिर 16 साल के बाद लड़कों का विकास तेजी पकड़ता है और वो आगे निकल जाते हैं। और हड्डियों और आवाज का क्या, वो भी इसी दौर में बदलते हैं? बिल्कुल। हड्डियां मजबूत होती हैं और उनका लचीलापन कम हो जाता है, और आवाज में बदलाव तो बहुत ही साफ सुनाई देता है। गले में मौजूद थायराइड ग्रंथि की वजह से लड़कों की आवाज भारी हो जाती है और लड़कियों की आवाज में ज्यादा सुरीलापन आ जाता है। और ये सब हार्मोन्स की वजह से होता है? हाँ, ये सब कुछ हार्मोन्स के कारण होता है, जो इस पूरे शारीरिक बदलाव के शो के डायरेक्टर होते हैं। पिट्यूटरी, थायराइड, प्रजनन ग्रंथियां, ये सब मिलकर काम करती हैं। दिमाग के बारे में स्रोत में लिखा है कि वो भी लगभग पूरा विकसित हो जाता है। इसका क्या मतलब है? क्या वो बड़ों की तरह सोचने लगते हैं? यहाँ एक बहुत मजेदार बात है। 15-16 साल की उम्र तक दिमाग का साइज, मतलब उसका वजन और आकार, वो लगभग एक वयस्क जितना हो जाता है, 1200 से 1400 ग्राम के बीच। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो बड़ों की तरह सोचता है। अच्छा, तो हार्डवेयर तैयार है पर सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है। बिल्कुल, ये बात तो बहुत कुछ समझा देती है। हार्डवेयर तैयार है पर सॉफ्टवेयर अभी भी अपडेट हो रहा है, खासकर दिमाग के वो हिस्से जो फैसला लेने, भावनाओं को कंट्रोल करने और नतीजों के बारे में सोचने में मदद करते हैं। तो चलिए इसी सॉफ्टवेयर अपडेट पर आते हैं। दिमाग में ऐसा क्या स्विच ऑन हो जाता है कि कल तक जो बच्चा खिलौनों से खेल रहा था, वो अचानक दुनिया बदलने और फिलॉसफी की बातें करने लगता है? ये एक नई सुपर पावर का असर है। वो सुपर पावर है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, यानी अमूर्त सोच। अमूर्त सोच मतलब पहली बार वो ऐसी चीजों के बारे में सोच और समझ पाते हैं जो उनके सामने मौजूद नहीं है। जैसे न्याय क्या है, आजादी का क्या मतलब है, या सही गलत क्या होता है। इससे पहले उनकी सोच ठोस चीजों तक ही सीमित थी। तो क्या इसी सुपर पावर की वजह से वो अचानक हर बात पर बहस करने लगते हैं और हर नियम पर सवाल उठाते हैं? ये तो हर घर की कहानी लगती है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये असल में जिद या बगावत नहीं है, बल्कि वो अपनी इस नई दिमागी शक्ति को टेस्ट कर रहे होते हैं। जब वो किसी नियम पर सवाल उठाते हैं तो असल में वो अपने दिमाग में न्याय और तर्क के तराजू पर उसे तौल रहे होते हैं। अच्छा, तो ये उनकी तर्क शक्ति का विकास है। हाँ, और इसी वजह से वो अपनी समस्याओं पर खुद सोच विचार करके फैसला लेना चाहते हैं। वो अब आत्मनिर्भर होना चाहते हैं। और उनकी याददाश्त और एकाग्रता पर इसका क्या असर होता है? दोनों में जबरदस्त सुधार होता है। वो किसी भी विषय पर ज्यादा देर तक ध्यान लगा सकते हैं। उनका शब्द भंडार बढ़ता है, जिससे उनकी याददाश्त भी तेज होती है। और सबसे बड़ी बात, उनमें नैतिकता की समझ आने लगती है। तो वो सिर्फ ये नहीं मानते कि क्या सही है, बल्कि ये सोचना शुरू कर देते हैं
कि कोई चीज सही क्यों है। एग्जैक्टली। तो शरीर नया हो गया, दिमाग में नई शक्तियां आ गईं, इसका असर तो उनके सामाजिक और भावनात्मक जीवन पर किसी तूफान की तरह पड़ता होगा। मैंने देखा कि अचानक दोस्त परिवार से भी ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये बहुत स्वाभाविक है। देखिए, जब वो खुद को न बच्चा समझ पा रहे हैं न बड़ा, तो वो अपनी पहचान ढूंढने के लिए अपने जैसे लोगों का एक समूह बनाते हैं, जिसे हम पीयर ग्रुप या दोस्तों का सर्कल कहते हैं। उनकी अपनी एक ट्राइब या कबीला। हाँ बिल्कुल। इस ग्रुप के अपने नियम होते हैं, अपना ड्रेस कोड होता है, और उस ग्रुप का हिस्सा बनना उनके लिए परिवार से भी ज्यादा जरूरी लगने लगता है। समूह के प्रति गहरी भक्ति और निष्ठा रखते हैं वो। और इसी दौर में नेतृत्व की भावना और भविष्य की चिंता भी शुरू हो जाती है। वो अपने ग्रुप में एक खास जगह बनाना चाहते हैं, जिससे उनमें लीडरशिप की क्वालिटीज आती हैं। और क्योंकि अब वो भविष्य के बारे में सोच सकते हैं, तो करियर और अपनी पहचान को लेकर एक गहरी चिंता भी पैदा होती है। वो क्या बनेंगे, समाज में उनकी क्या जगह होगी, ये सवाल उन्हें बहुत परेशान करते हैं। और इसी के साथ विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण भी। हाँ, ये भी इस अवस्था की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। अब आते हैं सबसे मुश्किल हिस्से पर, इमोशनल चेंजेस, यानी भावनाओं का उतार चढ़ाव। इसे तूफानों की अवस्था क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस दौर में भावनाएं बहुत तीव्र और अस्थिर होती हैं। एक पल में जबरदस्त खुशी, तो दूसरे ही पल में गहरी उदासी। उनका आत्मसम्मान बहुत नाजुक होता है। जरा सी आलोचना या नाकामी उन्हें अंदर तक तोड़ सकती है, जिससे गुस्सा, जलन या निराशा जैसी भावनाएं बहुत शिद्दत से महसूस होती हैं। स्रोत में लिखा है कि वो कल्पना में ज्यादा रहते हैं और दिन में सपने देखते हैं। हाँ, क्योंकि उनकी अंदर की दुनिया बहुत बड़ी और जटिल हो गई है। वास्तविकता की सीमाओं से परे वो अपनी एक काल्पनिक दुनिया बना लेते हैं। लेकिन इस पूरी भावनात्मक उथल पुथल के बीच धीरे धीरे उनकी भावनाओं में एक स्थिरता आने लगती है। वो अपने गुस्से, डर और प्यार को समझना और संभालना सीखते हैं, जो कि परिपक्वता की असली निशानी है। तो ये जो शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक बदलाव का तूफान है, क्या ये सब पर एक जैसा असर डालता है, या कुछ चीजें जैसे परिवार या माहौल इसे कम या ज्यादा कर सकती हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। हर किसी के लिए इस तूफान की तीव्रता अलग होती है और इसके पीछे कुछ खास वजह होती हैं। शारीरिक विकास पर वंशानुक्रम, यानी जो गुण हमें माता पिता से मिलते हैं, उनका असर होता है। साथ ही पौष्टिक भोजन, साफ सुथरा माहौल और पूरी नींद बहुत जरूरी है। और मानसिक विकास पर किन बातों का असर होता है? मानसिक विकास पर भी वंशानुक्रम का असर होता है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा असर परिवार के माहौल का पड़ता है। अगर घर में शांति और खुशी है तो दिमागी विकास अच्छा होगा। वहीं तनाव और लड़ाई झगड़े का माहौल दिमागी विकास को रोक सकता है। और अच्छी शिक्षा तो है ही जरूरी। जैसे कि महान दार्शनिक अरस्तु ने कहा था, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन रहता है। बिल्कुल, ये बात यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है। सामाजिक और भावनात्मक विकास के बारे में क्या कहेंगे? सामाजिक विकास पर स्कूल का माहौल बहुत असर डालता है। अगर स्कूल में बच्चों को अपनी बात कहने की आज़ादी है, एक लोकतांत्रिक माहौल है, तो वो ज्यादा आत्मविश्वासी बनते हैं। वहीं भावनात्मक स्थिरता सीधे सीधे परिवार के माहौल से जुड़ी होती है। मतलब जिस घर में शांति होती है, वहाँ किशोर अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से संभाल पाते हैं, और जहाँ कलह होती है, वहाँ उनके व्यवहार में गुस्सा और चिड़चिड़ापन ज्यादा दिखाई देता है। हाँ बिल्कुल, थकान, स्वास्थ्य, ये सब भी असर डालते हैं। जब ये दौर इतना नाजुक और ज़रूरी है, तो हमारे स्कूल और शिक्षा का तरीका कैसा होना चाहिए? क्या हमें उन्हें सिर्फ किताबी ज्ञान देना चाहिए या कुछ और भी करने की ज़रूरत है? सिर्फ किताबी ज्ञान देना तो ऐसा है जैसे किसी तैराक को जमीन पर तैरना सिखाना। शिक्षा का मकसद उनकी ज़रूरतों को पूरा करना होना चाहिए। शारीरिक विकास के लिए स्कूलों में खेल कूद जैसे फुटबॉल, तैराकी, कुश्ती और अच्छी डाइट की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि उनकी एनर्जी सही जगह लगे। और उनके दिमागी विकास के लिए, जो अब क्यों और कैसे पूछ रहा है, उनके लिए पाठ्यक्रम यानी सिलेबस मज़ेदार और विविध होना चाहिए। सिर्फ साइंस और मैथ्स नहीं, बल्कि कला, संगीत और दूसरे विषय भी होने चाहिए, ताकि वो अपनी असली क्षमता को पहचान सकें। स्कूलों में अच्छी लाइब्रेरी और लैब होनी चाहिए, जहां वो अपने सवालों के जवाब खुद खोज सकें, ताकि उनकी जिज्ञासा शांत हो सके। हाँ, ये उनकी जिज्ञासा को शांत करने का सबसे अच्छा तरीका है। और सबसे जरूरी, उनके सामाजिक और भावनात्मक विकास में शिक्षा कैसे मदद कर सकती है? सामाजिक विकास के लिए उन्हें एनसीसी या स्काउट गाइड जैसी ग्रुप एक्टिविटीज में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इससे वो टीम में काम करना और अनुशासन सीखते हैं। और भावनात्मक विकास के लिए सबसे जरूरी है कि शिक्षक और माता पिता उनकी भावनाओं को समझें। अगर किसी किशोर को बहुत गुस्सा आता है, तो उसे दबाने से वो और भड़केगा। तो फिर क्या करना चाहिए? स्रोत में
मार्गांतरीकरण शब्द का इस्तेमाल हुआ है। इसका आसान मतलब क्या है? मार्गांतरीकरण का सीधा सा मतलब है एनर्जी की दिशा बदलना। उस गुस्से की एनर्जी को किसी रचनात्मक काम जैसे पेंटिंग, लिखने या किसी खेल में लगा देना। इसे अंग्रेजी में सब्लिमेशन कहते हैं। ये ऊर्जा को नष्ट नहीं करता, बल्कि उसे एक नई और बेहतर दिशा देता है। ये तो बहुत जरूरी बात है। और इन सबसे ऊपर जरूरी है कि माता पिता और शिक्षक दोनों ही किशोर मनोविज्ञान को समझे। हाँ, जब तक वो इस उम्र की चुनौतियों को नहीं समझेंगे, तब तक सही मार्गदर्शन नहीं कर पाएंगे। तो चलिए अब इस अध्याय के अंत में दिए गए कुछ सवालों से अब तक की चर्चा को दोहराते हैं। एक तरह से एक छोटा सा स्वमूल्यांकन। हाँ जरूर, ये अच्छा रहेगा। पहला खाली स्थान है किशोरावस्था की ड्योढ़ी है। इसका उत्तर है युवावस्था, मतलब ये युवावस्था का प्रवेश द्वार है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है तूफानों एवं प्रतिबलों की अवस्था होती है। इसका सही जवाब है किशोरावस्था। हमने अभी इस पर काफी बात की। हाँ, एक और प्रश्न है मनोवैज्ञानिकों ने मानव व्यवहार को किन 3 पक्षों में विभाजित किया है? ये एक अच्छा सवाल है। इसका उत्तर है ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ज्ञानात्मक यानी सोचना, भावात्मक यानी महसूस करना और क्रियात्मक यानी करना। और अध्याय में कुछ महत्वपूर्ण शब्दों की परिभाषा भी दी गई है, जैसे वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। हाँ, ये अक्सर लोगों को कंफ्यूज करता है। वृद्धि का मतलब है शरीर के आकार, भार में बदलाव, जिसे मापा जा सकता है, जबकि विकास एक ज्यादा बड़ा शब्द है। ये जन्म से मृत्यु तक चलने वाले सभी परिवर्तनों का क्रम है। इसमें शारीरिक, मानसिक सभी तरह के बदलाव शामिल हैं। तो आज की इस पूरी बातचीत से ये तो साफ है कि किशोरावस्था कोई बीमारी या समस्या नहीं है, बल्कि ये जीवन का एक बहुत ही जरूरी और रचनात्मक दौर है। ये एक साथ हो रहे कई सारे अपग्रेड्स का समय है। बिल्कुल, ये उलझन और संभावनाओं से भरा समय है और माता पिता और शिक्षकों का काम उन्हें कंट्रोल करना नहीं, बल्कि इस तूफानी रास्ते पर उनका हाथ पकड़कर उन्हें सही दिशा दिखाना है। ये पाठ्य सामग्री हमें उसी दिशा को समझने का एक नक्शा देती है। इस नक्शे को समझना ही शायद सबसे बड़ी जरूरत है। हाँ, और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा करता है। ये स्रोत और ये ज्ञान हमें एक ढांचा तो देते हैं, लेकिन आज की तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया में, जहां सोशल मीडिया और एआई का इतना प्रभाव है, क्या किशोरों का मनोविज्ञान खुद भी बदल रहा है? क्या हमें अपनी शिक्षा और परवरिश के तरीकों में इन किताबों में लिखे ज्ञान से भी आगे बढ़कर कुछ नए बदलाव करने की जरूरत है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचने की जरूरत है। नमस्कार, आज की चर्चा में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलने वाले हैं। एक ऐसे सफर पर जो हम सब ने तय किया है, लेकिन शायद ही हमें याद हो। हम एक बच्चे के दिमाग के अंदर झांकने वाले हैं। बिल्कुल। हम ये देखेंगे कि जन्म के समय जो दुनिया उसे बस धुंधली आवाजों और आकारों का शोर लगती है, वही दुनिया 15 साल की उम्र तक तर्क, नैतिकता और भविष्य के सपनों का एक कैनवास कैसे बन जाती है। और इस सफर में हमारे गाइड होंगे महान मनोवैज्ञानिक जॉन पियाजे। हम उनके संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि हम सोचना सीखते कैसे हैं। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि संज्ञान या कॉग्निशन का मतलब सिर्फ जानना नहीं है। सही कहा। इसका मतलब है उस जानकारी को समझना, उसे व्यवस्थित करना और जरूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल करना। हमारी आज की ये जो गहरी पड़ताल है, वो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के बीएड पाठ्यक्रम की इकाई 6 पर आधारित है। तो चलिए इस दिलचस्प विषय की परतों को खोलते हैं। पियाजे के सिद्धांत को समझने के लिए मुझे लगता है पहले हमें उनके कुछ बुनियादी शब्दों को समझना होगा। ये इस सिद्धांत की नींव हैं। बिल्कुल, इनके बिना आगे बढ़ना मुश्किल होगा। पियाजे ने कुछ खास कॉन्सेप्ट्स दिए हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी है स्कीमाटा। स्कीमाटा, ये सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है। आसान भाषा में इसका क्या मतलब है? इसे ऐसे समझिए कि हमारे दिमाग में जानकारी के छोटे छोटे फोल्डर या डिब्बे बने होते हैं। अच्छा। हर फोल्डर पर एक लेबल लगा होता है। जैसे एक फोल्डर पर कुत्ता लिखा है, तो उसमें कुत्ते से जुड़ी सारी जानकारी होगी। 4 पैर, 1 पूंछ, भौंकता है। यही मानसिक फोल्डर स्कीमाटा है, यानी ज्ञान की सबसे छोटी इकाई। हाँ, नवजात शिशु में ये बहुत बेसिक होता है। जैसे चूसने का स्कीमाटा, उसे कुछ भी दो वो उसे चूसने लगता है। ये दुनिया को समझने का उसका शुरुआती तरीका है। समझ गया। तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, वो नए फोल्डर बनाता जाता है और पुराने फोल्डरों में नई जानकारी डालता जाता है। बिल्कुल। और यहीं से पियाजे का अगला आइडिया आता है, अनुकूलन।
यानी नए अनुभवों के साथ तालमेल बिठाना। अडेप्टेशन। हाँ, अडेप्टेशन। और यहाँ पियाजे कहते हैं कि हमारा दिमाग दो ही काम करता है जब उसे कोई नई चीज मिलती है। पहला है आत्मसातीकरण, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन। इसका मतलब है नई जानकारी को किसी पुराने पहले से बने हुए फोल्डर में फिट करने की कोशिश करना। इसका कोई उदाहरण? मान लीजिए एक बच्चे ने पहली बार घोड़ा देखा। उसके दिमाग में कुत्ते का फोल्डर पहले से बना है। वो घोड़े को देखकर शायद कहेगा, देखो बड़ा कुत्ता। अच्छा। क्योंकि उसके भी 4 पैर और 1 पूंछ है। बिल्कुल। उसने नई जानकारी यानी घोड़े को अपने पुराने स्कीमाटा यानी कुत्ते वाले फोल्डर में फिट कर दिया। ये है आत्मसातीकरण। समझ गया। लेकिन ये तो हमेशा काम नहीं करेगा। कभी ना कभी तो उसे समझना पड़ेगा कि घोड़ा कुत्ते से अलग है। तो फिर क्या होता है? यहीं पर दूसरा और ज्यादा जरूरी काम आता है, समाविष्टीकरण यानी अकोमोडेशन। अकोमोडेशन। जब बच्चे को समझाया जाता है कि नहीं बेटा, ये घोड़ा है, ये हिनहिनाता है, भौंकता नहीं, तब बच्चे का दिमाग एक नया फोल्डर बनाता है जिस पर घोड़ा लिखा होता है। या फिर वो जानवर वाले बड़े फोल्डर के अंदर कुत्ता और घोड़ा नाम के 2 छोटे फोल्डर बना लेता है। मतलब नई जानकारी के लिए अपनी पुरानी सोच या मानसिक संरचना को बदलना। हाँ, या उसमें सुधार करना। यही समाविष्टीकरण है। तो असल में सीखना इन्हीं 2 प्रक्रियाओं का एक तरह का डांस है, और इन दोनों के बीच जो संतुलन बनाने की प्रक्रिया है उसे पियाजे ने साम्य धारण या इक्विलिब्रेशन कहा है। बिल्कुल। ये एक तरह का मेंटल थर्मोस्टैट है। जब कोई नई जानकारी आती है तो दिमाग में एक बेचैनी होती है, एक असंतुलन। फिर आत्मसातीकरण और समाविष्टीकरण के जरिए दिमाग वापस संतुलन में आता है और इसी प्रक्रिया में हम सीखते हैं। चलिए, तो अब जब हमारे पास ये सारे औजार आ गए हैं तो देखते हैं कि पियाजे इन औजारों का इस्तेमाल करके विकास की 4 मंजिला इमारत कैसे खड़ी करते हैं। पहली मंजिल से शुरू करते हैं। पहली मंजिल है संवेदी पेशीय अवस्था यानी सेंसरी मोटर स्टेज। ये जन्म से लेकर करीब 2 साल की उम्र तक चलती है। नाम से ही लग रहा है कि इसमें इंद्रियों और शारीरिक हरकतों का रोल होगा। बिल्कुल। इस उम्र में बच्चे अपनी इंद्रियों मतलब सेंसेस और मोटर एक्शन से दुनिया को जानते हैं। उनके लिए दुनिया वही है जिसे वो देख, सुन, छू या चख सकते हैं। मुझे याद है छोटे बच्चे हर चीज मुंह में डाल लेते हैं। तो क्या ये भी दुनिया को समझने का ही एक तरीका है? हाँ बिल्कुल। वो उस चीज का स्कीमाटा बना रहे होते हैं। पियाजे ने इस स्टेज को 6 उप अवस्थाओं में बांटा है, पर हम इसे मोटे तौर पर समझें तो हाँ, पहले कुछ महीनों में बच्चा बस अपनी सहज क्रियाओं पर जीता है, जैसे चूसना या किसी चीज को पकड़ना। फिर लगभग 1 साल का होते होते वो एक नन्हा वैज्ञानिक बन जाता है। नन्हा वैज्ञानिक, दिलचस्प है। वो चीजों को बार बार दोहराकर दुनिया के नियम समझने लगता है। जैसे वो बार बार चम्मच नीचे फेंकेगा, ये देखने के लिए कि हर बार वो नीचे ही गिरता है या नहीं। और घर वाले उसे बार बार उठाकर देते रहेंगे। बिल्कुल। और इस स्टेज के अंत तक यानी 2 साल का होते होते एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। बच्चा चीजों के बारे में मन में सोचना शुरू कर देता है। इसे प्रतीकात्मक चिंतन कहते हैं। सिंबॉलिक थॉट। हाँ, अब अगर उसका खिलौना सोफे के पीछे छिप गया है तो वो जानता है कि खिलौना गायब नहीं हुआ बल्कि मौजूद है। ये एक बहुत बड़ी मानसिक छलांग है। तो इस पहली मंजिल के बाद आती है दूसरी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो 2 से 7 साल तक चलती है। हाँ, और यहाँ भाषा का जबरदस्त विकास होता है। अब बच्चा शब्दों और तस्वीरों का इस्तेमाल करना सीख जाता है। ये सोच की दुनिया में एक बड़ा दरवाजा खोलता है। लेकिन इस स्टेज की सोच में कुछ सीमाएं भी होती हैं। हाँ, बहुत ही दिलचस्प सीमाएं। पहली है जीववाद यानी एनिमिज्म। अरे ये तो मुझे पता है, मुझे आज भी याद है। मैं सोचता था कि रात में चांद मेरे साथ साथ चलता है क्योंकि वो मेरा दोस्त है। बिल्कुल यही। बच्चे निर्जीव चीजों को भी सजीव और भावनाओं से भरा हुआ समझते हैं। और दूसरी बड़ी सीमा है आत्मकेंद्रिता, ईगोसेंट्रिज्म। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा स्वार्थी है। इसका मतलब है कि वो दुनिया को किसी और के नजरिए से देख ही नहीं सकता। उसे लगता है कि जो वो देख रहा है वही सब देख रहे हैं। यानी हर बच्चा कुछ सालों के लिए अपनी ही कहानी का हीरो और अपनी ही दुनिया का सूरज होता है। सही कहा। और इसी स्टेज में एक और बड़ी चुनौती होती है, संरक्षण के सिद्धांत को न समझ पाना। कंजर्वेशन। अगर आप एक 5 साल के बच्चे के सामने 2 बराबर गिलासों में जूस रखें और फिर एक गिलास के जूस को एक लंबे और पतले गिलास में डाल दें, तो वो हमेशा यही कहेगा कि लंबे गिलास में जूस ज्यादा है। बिल्कुल।
वो ये नहीं समझ पाता कि सिर्फ बर्तन का आकार बदला है, जूस की मात्रा नहीं। उसकी सोच अभी भी एक तरफा या अपरिवर्त्य है। कोई ये वो उम्र है जहाँ बच्चे बहुत सवाल पूछते हैं, क्यों और कैसे। हाँ, इसे खोज की अवस्था भी कहते हैं। वो दुनिया के बारे में अपनी थ्योरी बना रहे होते हैं, भले ही वो तर्क पर खरी ना उतरें। और 7 साल की उम्र के बाद वो तीसरी मंजिल पर कदम रखता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, 7 से 12 साल तक। हाँ, और यहाँ मूर्त या कॉन्क्रीट शब्द बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि इस स्टेज में बच्चे का दिमाग तार्किक रूप से सोचना तो शुरू कर देता है। वो अब संरक्षण का सिद्धांत समझ जाता है। वो चीजों को क्रम में लगा सकता है, गणित के जोड़ घटाना कर लेता है। विचारों में विलोमीयता यानी रिवर्सिबिलिटी भी आ जाती है। हाँ, वो समझ सकता है कि अगर 2 + 3 5 होता है तो 5 - 3 2 भी होगा। लेकिन उसकी ये सारी तार्किक सोच सिर्फ उन चीजों पर काम करती है जिन्हें वो देख या छू सकता है, यानी जो मूर्त हैं। बिल्कुल। आप उससे दोस्ती, न्याय या ईमानदारी जैसे अमूर्त यानी एब्स्ट्रैक्ट विषयों पर बहस करने की उम्मीद नहीं कर सकते। उसकी सोच अभी भी जमीन से जुड़ी हुई है। और फिर आती है चौथी और आखिरी मंजिल, जहां सोच को पंख लग जाते हैं, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो लगभग 11-12 साल से शुरू होकर किशोरावस्था तक चलती है। ये संज्ञानात्मक विकास का शिखर है। यहाँ सबसे बड़ा बदलाव क्या आता है? सबसे बड़ा बदलाव ये है कि अब किशोर अमूर्त विषयों पर भी तार्किक रूप से सोच सकते हैं। वो क्या हो सकता है के बारे में सोच सकते हैं, ना कि सिर्फ क्या है के बारे में। मतलब अब वो गणित में x और y को समझ सकते हैं। वो लोकतंत्र, स्वतंत्रता, नैतिकता जैसे विचारों पर बहस कर सकते हैं। हाँ, वे परिकल्पना यानी हाइपोथेसिस बना सकते हैं और वैज्ञानिक ढंग से समस्याओं को सुलझा सकते हैं। वे भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में गहराई से सोच सकते हैं। ये एक बहुत ही साफ और सुंदर तस्वीर है। ऐसा लगता है जैसे विकास एक सीधी सीढ़ी की तरह है, जिस पर हर बच्चा एक के बाद एक कदम रखता है। लेकिन क्या असल में ऐसा ही होता है? क्या इस सिद्धांत की कोई आलोचना भी हुई है? हाँ, हर बड़े सिद्धांत की तरह इस पर भी बहुत सवाल उठाए गए हैं। एक बड़ी आलोचना ये है कि पियाजे ने संस्कृति और सामाजिक माहौल के प्रभाव को थोड़ा नजरअंदाज कर दिया। इसका क्या मतलब हुआ? क्या अलग-अलग संस्कृति के बच्चों का विकास अलग तरह से होता है? शोध तो यही बताते हैं। जैसे हमारे स्रोत में भारतीय शोधकर्ताओं के अध्ययनों का जिक्र है। उन्होंने पाया कि भारत में बच्चों के सामाजिक आर्थिक हालात, और वो शहर में रहते हैं या गांव में, इसका उनकी सोच के विकास पर गहरा असर पड़ता है। अच्छा। हो सकता है कि एक समाज में जो कौशल जरूरी माने जाते हैं वो वहां के बच्चों में जल्दी विकसित हो। प्यारे की ये अवस्थाएं शायद उतनी सार्वभौमिक नहीं है जितना वो मानते थे। एक और बात मेरे मन में आ रही है। पियाजे कहते हैं कि विकास इन अवस्थाओं से ही होता है, लेकिन क्या हम ट्रेनिंग या अच्छी शिक्षा से बच्चों को ये चीजें जल्दी नहीं सिखा सकते? ये एक और बहुत बड़ी आलोचना है। कई अध्ययनों से ये पता चला है कि सही ट्रेनिंग और मार्गदर्शन से बच्चे संरक्षण जैसी क्षमताएं अपनी उम्र से पहले भी सीख सकते हैं। तो ये पियाजे की अवस्था की कठोर धारणा को चुनौती देता है। हाँ, जो कहती है कि बच्चा दिमागी रूप से तैयार होने पर ही कुछ सीख सकता है। एक और आलोचना भाषा को लेकर है। अगर बच्चों से सवाल सरल भाषा में पूछा जाए तो वे समस्या को जल्दी हल कर लेते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पियाजे ने विकास की इमारत का एक बुनियादी नक्शा तो हमें दिया, लेकिन उस इमारत का रंग रोगन, उसकी सजावट, ये सब बच्चे के समाज, संस्कृति और शिक्षा पर भी बहुत निर्भर करता है। बिल्कुल सही। पियाजे ने हमें ये बताया कि बच्चे सोचते कैसे हैं, लेकिन उस सोच में क्या शामिल होगा ये दुनिया तय करती है। तो इस सारी बातचीत का एक शिक्षक या माता पिता के लिए क्या मतलब है? इस सिद्धांत के शैक्षिक निहितार्थ क्या हैं? इसका शिक्षा पर बहुत गहरा और सकारात्मक असर पड़ा है। सबसे बड़ी बात, पियाजे ने हमें सिखाया कि बच्चे छोटे वयस्क नहीं होते। उनका सोचने का तरीका हमसे बिल्कुल अलग होता है। हाँ, एक शिक्षक को ये समझना जरूरी है कि एक 6 साल का बच्चा दुनिया को कैसे देखता है और एक 12 साल का बच्चा कैसे। यानी आप एक 6 साल के बच्चे को रटाकर नहीं सिखा सकते। आपको उसे चीजों को छूने, महसूस करने और करके देखने का मौका देना होगा। बिल्कुल। लर्निंग बाय डूइंग का जो कॉन्सेप्ट है, उसकी जड़ें पियाजे के काम में ही है। इसी सिद्धांत के आधार पर स्कूलों का पाठ्यक्रम यानी करिकुलम तैयार किया जाता है। छोटी कक्षाओं में खेल और गतिविधियों पर जोर और बड़ी कक्षाओं में बहस और अमूर्त समस्याओं पर। सही। यह सिद्धांत शिक्षकों को बच्चे के स्तर पर जाकर सिखाने में मदद करता है। चलिए, अब तो जो हमने समझा
उसे कुछ सवालों के माध्यम से परखते हैं, एक तरह का स्वमूल्यांकन करते हैं। जरूर। पहला सवाल, बालक निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव समझने लगता है, यह प्रक्रिया किस नाम से जानी जाती है? ये है जीववाद यानी एनिमिज्म। हमने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में इस पर चर्चा की थी, जहां बच्चे पंखे या बादलों को जीवित समझते हैं। बिल्कुल। दूसरा सवाल, संरक्षण के सिद्धांत से क्या तात्पर्य है? इसका मतलब है ये समझना कि वस्तु के रंग रूप में बदलाव होने पर भी उसका तत्व जैसे कि मात्रा या वजन नहीं बदलता, जैसे वो जूस वाला उदाहरण। सही। अगला सवाल, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? उन्होंने 4 मुख्य अवस्थाएं बताई हैं: संवेदी पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक। बहुत बढ़िया। एक और प्रश्न, बालक की वह योग्यता जिससे वह ये समझने लगता है कि यदि अंकित की मम्मी आपकी मौसी हैं, तो आपकी मम्मी भी उसकी मौसी होंगी, यह कौन सी मानसिक योग्यता है? ये है विचारों की विलोम्यता यानी रिवर्सिबिलिटी। ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में विकसित होती है। अच्छा, अब कुछ बड़े प्रश्नों पर विचार करते हैं जो इस विषय की गहरी समझ बनाने में मदद करेंगे। जैसे एक सवाल है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। हाँ, ये निबंधात्मक प्रश्न छात्रों को विषय का विश्लेषण करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इस सवाल के जवाब में हाँ, इसकी रूपरेखा क्या होनी चाहिए? पहले तो सिद्धांत के जो मुख्य बिंदु हैं उन्हें संक्षेप में बताना होगा, चारों अवस्थाएं, स्कीमा, आत्मसातीकरण वगैरह। और फिर मूल्यांकन वाले हिस्से में जो हमने आलोचनाएं डिस्कस की थी, जैसे सांस्कृतिक प्रभाव, भाषा की भूमिका, वस्तुनिष्ठता की कमी, उन्हें विस्तार से लिखना होगा। और अंत में एक संतुलित निष्कर्ष देना होगा। बिल्कुल, कि आलोचनाओं के बावजूद ये सिद्धांत आज भी क्यों महत्वपूर्ण है। एक और सवाल है, संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। इसमें तो संज्ञान की परिभाषा से शुरू करके चारों अवस्थाओं का, उनकी आयु सीमा, उनकी विशेषताएं और उनकी सीमाओं के साथ विस्तार से वर्णन करना होगा। ठीक है, तो आज हमने जैप पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को काफी गहराई से समझा। हमने देखा कि कैसे एक बच्चा अपने ज्ञान की दुनिया का निर्माण खुद करता है। हाँ, और ये निर्माण एक तय क्रम में 4 खूबसूरत अवस्थाओं से होकर गुजरता है। ये सिद्धांत हमें सिर्फ ये नहीं बताता कि बच्चे क्या सोचते हैं, बल्कि ये भी बताता है कि वे कैसे सोचते हैं। ये हमें बच्चों की गलतियों में भी उनके अनोखे तर्क को देखने की नजर देता है। और अब हमारे श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार जो आज की चर्चा पर यह आधारित है। पियाजे ने अपना यह सिद्धांत उस दुनिया में दिया था जहां सूचनाएं धीरे धीरे और किताबों या लोगों से मिलती थी। हाँ, आज की डिजिटल दुनिया में जहां बच्चे स्क्रीन और एआई के साथ बड़े हो रहे हैं, जहां सूचनाएं बिजली की तेजी से मिलती हैं, वहां इन संज्ञानात्मक अवस्थाओं का क्या हो रहा होगा? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। क्या आज के बच्चे इन अवस्थाओं से जल्दी गुजर रहे हैं या उनका अनुभव किसी तरह से अलग और ज्यादा जटिल हो रहा? इसी सवाल के साथ हम आज की चर्चा समाप्त करते हैं। अगली बार तक सोचते रहिए। आज हम इंसान के बनने और बढ़ने की कहानी में उतरने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो हमारे जन्म से भी बहुत पहले शुरू हो जाता है। जी। हमारे पास एक अकादमिक स्रोत है जो हमें इस पूरी प्रक्रिया की गहराई में ले जाएगा, माँ के गर्भ से लेकर दुनिया में पहले कदम तक। बिल्कुल, और हमारा मकसद इसे किसी क्लास की पढ़ाई जैसा बनाना नहीं है, बल्कि इस अद्भुत सफर के सबसे दिलचस्प पड़ावों को समझना है। सही बात है। और स्रोत के मुताबिक ये सफर एक बहुत ही अनोखे विचार से शुरू होता है। वो क्या है? कि बच्चे की शिक्षा गर्भ में आने से भी पहले शुरू हो जाती है। ये तो एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। अक्सर हम सोचते हैं कि सीखना तो जन्म के बाद शुरू होता है। हाँ, पर हमारी संस्कृति में ये विचार हजारों साल पुराना है। इसका कोई उदाहरण है? हाँ, सबसे प्रसिद्ध उदाहरण महाभारत में अभिमन्यु का है, जिन्होंने माँ के गर्भ में ही चक्रव्यूह भेदने की तकनीक सुन ली थी। अच्छा, यही वजह है कि माँ को प्रथम आचार्य यानी पहला गुरु कहा गया है, जिसका दर्जा पिता और शिक्षक से भी ऊपर है। वाह। स्रोत में यजुर्वेद के एक मंत्र का भी जिक्र है जिसमें एक दिव्य संतान की कामना की गई है। मान्यता यह है कि पिता बच्चे को आकृतिकरण यानी उसका भौतिक आकार देते हैं, लेकिन माँ प्रकृतिकरण यानी स्वभाव और संस्कारणकरण यानी उसके मूल्य तय करती है। ये तो बहुत गहरी बात है। इसका मतलब है कि एक बच्चे का भविष्य सिर्फ उसके जीन्स पर ही नहीं, बल्कि जन्म से पहले मिले माहौल पर भी निर्भर करता है। बिल्कुल। तो फिर वो कौन सी चीजें हैं जो इस दौरान बच्चे पर असर डालती हैं? कई सारी चीजें हैं और इनमें सबसे अहम है माँ का अपना शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। अच्छा। अगर माँ स्वस्थ है तो बच्चे की नींव मजबूत होती है।
इसीलिए पूरी गर्भावस्था में नियमित डॉक्टरी जांच, सही पोषण, टीके। हाँ, और किसी भी तरह के इन्फेक्शन से बचना बेहद जरूरी है। बिल्कुल। और खाने पीने का तो सीधा असर पड़ता होगा, है ना? अरे, आहार ही तो बुनियाद है। बच्चे को बढ़ने के लिए जो भी चाहिए, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, वो सब उसे माँ के खून से ही मिलता है। इसलिए माँ का खाना संतुलित होना चाहिए, जिसमें हर तरह के पोषक तत्व हों। एक तरह से माँ जो खाती है, बच्चा वही बनता है। तो इसका मतलब ये भी है कि अगर माँ कोई हानिकारक चीज लेती है तो वो भी बच्चे तक पहुँचती है, हाँ बिल्कुल। जैसे दवाइयाँ या दूसरी नशीली चीजें। हाँ, ये एक ऐसी चीज है जिस पर बहुत ध्यान देना पड़ता है। डॉक्टर की सलाह के बिना ली गई कोई भी दवा बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है। और शराब और तंबाकू? वो तो जहर की तरह है। तंबाकू में मौजूद निकोटीन बच्चे के दिल की धड़कन पर बुरा असर डालता है। और स्रोत में एक अध्ययन का जिक्र है कि जो माता पिता शराब पीते हैं, उनके बच्चों को नींद और भूख की समस्या होती है और उनका वजन भी कम रह जाता है। इसका असर बच्चे के दिमाग पर भी पड़ता होगा? हाँ, उसके पूरे नर्वस सिस्टम पर, जिसे हम स्नायु संस्थान कहते हैं। माँ की भावनाओं का क्या उनका भी असर होता है? बहुत ज्यादा। वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर माँ गर्भावस्था में बहुत ज्यादा तनाव, चिंता या दुख में रहती है, तो बच्चा जन्म के बाद ज्यादा रोने वाला या बेचैन हो सकता है। और अगर वो खुश रहती हैं तो उसकी सकारात्मक भावनाएं बच्चे को भी शांत और स्वस्थ बनाती हैं। ये तो कमाल है। मतलब माँ की खुशी या तनाव बच्चे तक पहुँच जाता है बिना एक भी शब्द कहे। निश्चित रूप से। स्रोत में माता पिता की उम्र का भी जिक्र है, क्या ये भी मायने रखती है? हाँ, कुछ अध्ययनों में पाया गया है कि जो माता पिता थोड़ी ज्यादा उम्र में बच्चे पैदा करते हैं, उनके बच्चे बुद्धि में कुछ तेज हो सकते हैं। अच्छा। और शारीरिक रूप से स्त्री की आयु कम से कम 21 साल होनी चाहिए, क्योंकि तब तक उसके यौन अंग पूरी तरह विकसित हो चुके होते हैं, जिससे एक स्वस्थ बच्चे की संभावना बढ़ जाती है। बिल्कुल। यहाँ एक और बड़ा ही आश्चर्यजनक तथ्य दिया गया है, जन्म के महीने का प्रभाव। ये सुनकर थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, ये दिलचस्प है, पर इसे सावधानी से देखना चाहिए। कुछ अध्ययनों ने संकेत दिया है कि बसंत और गर्मी में पैदा होने वाले बच्चों का IQ सर्दियों में पैदा हुए बच्चों से थोड़ा बेहतर हो सकता है। लेकिन क्या इस तरह के अध्ययनों को निर्णायक माना जा सकता है? हो सकता है इसका संबंध मौसम से ज्यादा उस मौसम में मिलने वाले खाने पीने या धूप से हो। बिल्कुल सही। ऐसे अध्ययनों में कई दूसरे कारक भी भूमिका निभाते हैं, इसलिए इसे कोई पक्का नियम नहीं मानना चाहिए। ये बस एक अवलोकन है। चलिए अब उस दुनिया के अंदर झांकते हैं। ये 28 दिनों का सफर असल में होता कैसे है? ये कुदरत का एक चमत्कार है जो 3 मुख्य पड़ावों में पूरा होता है। पहला पड़ाव है डिंब अवस्था, जो गर्भ ठहरने से लेकर 2 हफ्ते तक चलता है। सिर्फ 2 हफ्ते? हाँ, इसमें एक कोशिका, जिसे जाइगोट कहते हैं, बनती है। ये एक पिन की नोक जितनी छोटी होती है। बस इतनी सी? जी। करीब 10 दिन बाद ये कोशिका गर्भाशय की दीवार से चिपक जाती है। इस प्रक्रिया को आरोपण कहते हैं। और यहीं से वो माँ पर निर्भर हो जाती है? बिल्कुल, पोषण के लिए पूरी तरह माँ पर निर्भर। और इसके बाद? इसके बाद शुरू होती है भ्रूणावस्था, जो तीसरे हफ्ते से दूसरे महीने के अंत तक चलती है। अच्छा। ये सबसे जरूरी और नाजुक समय है, क्योंकि इसी दौरान शरीर के सभी मुख्य अंग, दिल, दिमाग, हाथ, पैर, ये सब, हाँ बिल्कुल, सब कुछ बनना शुरू होता है और वो एक इंसानी शक्ल लेने लगता है। ये तो किसी जादू जैसा लगता है कि एक ही कोशिका से ये सब हो जाता है। बिल्कुल। स्रोत में इन 3 परतों का जिक्र है। बाहरी परत से त्वचा, बाल और हमारा नर्वस सिस्टम बनता है। बीच की परत से मांसपेशियां बनती हैं और अंदरूनी परत से फेफड़े, लिवर और पाचन तंत्र जैसे अंग बनते हैं। अविश्वसनीय। और फिर तीसरा और आखिरी पड़ाव आता है? हाँ, गर्भस्थ शिशु की अवस्था, जो तीसरे महीने से जन्म तक चलती है। इसमें क्या होता है? इस दौरान कोई नया अंग नहीं बनता, बल्कि जो बन चुके हैं वो बड़े और मजबूत होते हैं। अच्छा, मतलब उनकी ग्रोथ होती है। जी। हर महीने उसका वजन और लंबाई बढ़ती है। 5वें महीने तक माँ उसके दिल की धड़कन सुन सकती है और 9वें महीने तक वो दुनिया में आने के लिए पूरी तरह तैयार होता है। तो 9 महीने बाद जब ये छोटा इंसान दुनिया में आने के लिए तैयार होता है, तब क्या होता है? ये उसके लिए कितना बड़ा बदलाव होगा? ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव होता है। वो एक सुरक्षित दुनिया से निकलकर एक ऐसी दुनिया में आता है जहां उसे खुद सांस लेनी है, खुद अपना तापमान संभालना है और मुंह से खाना खाना है। जन्म की प्रक्रिया यानी प्रसव भी 3 चरणों में होती है। पहला, जब प्रसव पीड़ा शुरू होती है। दूसरा, जब शिशु का जन्म होता है।
और तीसरा जब गर्भनाल जैसी चीजें माँ के शरीर से बाहर आती हैं। जन्म के बाद के शिशु को नवजात कहते हैं, है ना? उसकी क्या खासियतें होती हैं? हाँ, उसे नियोनेट कहते हैं। जन्म के समय उसका सिर शरीर के मुकाबले काफी बड़ा होता है, करीब 1/4 हिस्सा। ओह, उसका वजन आमतौर पर 3 से 3.5 किलो होता है और वो दिन में 15 से 20 घंटे सोता है। भावनाएं होती हैं डर, गुस्सा और प्यार। बस 3? हाँ, लेकिन उसकी सारी इंद्रियां देखना, सुनना, चखना जन्म से ही काम करना शुरू कर देती हैं। और मैंने सुना है कि उनमें कुछ खास जन्मजात क्षमताएं भी होती हैं। हाँ, उन्हें सहज क्रियाएं या रिफ्लेक्सेस कहते हैं। ये सीखी नहीं जाती बल्कि जन्म से ही होती हैं। जैसे तेज रोशनी में पलकें झपकाना, या अगर आप उसकी हथेली में उंगली रखें तो वो उसे मजबूती से पकड़ लेगा। हाँ, वो ग्रास्पिंग रिफ्लेक्स। जी बिल्कुल। और इसी तरह दूध चूसना भी एक सहज क्रिया है। वाओ, मतलब ये ग्रास्पिंग रिफ्लेक्स सिर्फ एक प्यारी सी हरकत नहीं है, ये हमारे अंदर बसे लाखों साल पुराने विकास का सबूत है। क्या खूब कहा। ये छोटी छोटी क्रियाएं असल में जिंदा रहने की जन्मजात कलाएं हैं। नहीं, उससे बहुत पहले शुरू हो जाती होगी, है ना? बिल्कुल। इसलिए प्रसव पूर्व देखभाल यानी एंटीनेटल केयर बहुत जरूरी है। इसका मकसद सिर्फ ये नहीं है कि बच्चा स्वस्थ हो, बल्कि ये भी है कि माँ शारीरिक और मानसिक रूप से सुरक्षित प्रसव के लिए तैयार हो। इसमें वही सब आता है जिसकी हमने बात की, नियमित जांच, अच्छा खाना, हल्का व्यायाम और मानसिक शांति। जी, सबसे जरूरी। और जन्म के बाद की देखभाल तो एक पूरी नई दुनिया है। हाँ, जिसे प्रसवोत्तर देखभाल कहते हैं। जन्म के बाद की सही देखभाल ही एक बच्चे के व्यक्तित्व की नींव पड़ती है। यहीं से वो एक सामाजिक प्राणी बनता है। बिल्कुल। इसमें उसकी शारीरिक, सामाजिक और भावनात्मक हर तरह की जरूरत का ख्याल रखना शामिल है। चलिए, विकास के कुछ और पहलुओं पर भी नजर डालते हैं, जैसे चलना, बोलना, ये सब कैसे शुरू होता है? पोषण की बात करें तो माँ का दूध शिशु के लिए अमृत है। 6 महीने के बाद उसे धीरे धीरे दूसरा खाना देना शुरू करना चाहिए। और शारीरिक विकास? वो एक तय क्रम में होता है। बच्चा पहले सिर उठाना सीखता है, फिर बैठना, फिर घुटनों के बल चलना और आखिर में खड़ा होकर चलना। ऐसा कभी नहीं होता कि बच्चा चलने के बाद बैठना सीखे? कभी नहीं। और बोलना? भाषा का विकास कहाँ से शुरू होता है? भाषा का विकास रोने से शुरू होता है। रोना ही उसकी पहली भाषा है। अच्छा। हाँ। फिर 6 महीने के आसपास वो बबलाना शुरू करता है, जैसे मामा माँ, दादा दादा जैसी आवाजें निकालना। हाँ, और हर माँ बाप को यही लगता है कि उनका बच्चा सबसे पहले मामा या पापा ही बोल रहा है, भले ही वो सिर्फ एक ध्वनि हो। बिल्कुल। और लगभग 1 साल की उम्र में वो अपना पहला साफ शब्द बोलता है। ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर होता है। जी। भावनाओं का विकास भी तो होता होगा। वो 3 मूल भावनाओं से आगे कैसे बढ़ता है? इसके लिए स्रोत में मनोवैज्ञानिक कैथरीन ब्रिजेस का सिद्धांत दिया गया है। अच्छा, वो क्या कहता है? उनके अनुसार जन्म के समय बच्चे में सिर्फ एक सामान्य उत्तेजना होती है। 3 महीने का होते होते ये 2 हिस्सों में बढ़ जाती है, आनंद और कष्ट। आनंद और कष्ट? हाँ, और फिर इन्हीं 2 भावनाओं से बाकी सारी भावनाएं निकलती हैं। जैसे 6 महीने की उम्र तक कष्ट से डर, गुस्सा और घृणा जैसी भावनाएं बनती हैं। और आनंद से? 1 साल का होने तक आनंद से खुशी और स्नेह जैसी भावनाएं विकसित होती हैं। ये तो बहुत दिलचस्प है। तो हमने आज जो कुछ भी समझा, उसे अगर कुछ मुख्य बिंदुओं में समेटना हो तो वो क्या होंगे? जरूर। सबसे पहली बात, बच्चे का विकास और शिक्षा गर्भ से ही शुरू हो जाती है। दूसरी, गर्भावस्था के दौरान माँ का स्वास्थ्य, उसका आहार, उसकी भावनाएं, हर चीज बच्चे पर गहरा असर डालती है। सही है। तीसरी, गर्भ के अंदर विकास 3 चरणों में होता है, डिम्ब, भ्रूण और गर्भस्थ शिशु की अवस्था। और आखिरी बात यह है कि जन्म के बाद बच्चे का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास सही देखभाल पर निर्भर करता है, जो उसके पूरे जीवन की नींव रखता है। इस सामग्री में कुछ प्रश्न भी दिए गए थे, आइए उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं। हाँ बिल्कुल। पहला सवाल था कि गर्भवती माता के स्वास्थ्य के लिए किन बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। तो इसका सार यही हुआ, नियमित डॉक्टरी जांच, संतुलित आहार, उचित व्यायाम, मानसिक शांति और नशीले पदार्थों से दूरी। एकदम सही। दूसरा प्रश्न था गर्भकालीन विकास की अवस्थाओं के बारे में। वो तो हमने अभी विस्तार से समझा। 3 अवस्थाएं, डिंबावस्था, भ्रूणावस्था और गर्भस्थ शिशु की अवस्था। जी। और तीसरा सवाल था नवजात शिशु की विशेषताओं के बारे में। इसका सार होगा शारीरिक अनुपात, मतलब सिर शरीर का 1/4 होना, 3 मूल संवेग, भय, क्रोध, स्नेह
और जन्मजात सहज क्रियाएं। बिल्कुल। यह मानव जीवन की शुरुआत पर वाकई एक बहुत गहरी और ज्ञानवर्धक चर्चा थी। निश्चित रूप से। और ये हमें एक विचार के साथ छोड़ जाती है। क्या? बच्चे का विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, लेकिन जन्म से पहले और उसके तुरंत बाद रखी गई नींव अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण होती है। तो कोई ये सोच सकता है कि हमारे वयस्क व्यक्तित्व का कितना हिस्सा हमारे अस्तित्व के उन्हीं शुरुआती महीनों की सीधी प्रतिध्वनि है। इस गहन विश्लेषण के लिए आज बस इतना ही। तो दोस्तों, आज का ये लेक्चर यहीं तक। अगर आपको ये समझ में आया, अच्छा लगा और सच में लग रहा है कि सीटेट, बीएड और डीएलएड को अब कॉन्सेप्ट के साथ पकड़ना है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के लेक्चर आगे भी आते रहेंगे। और अगली बार हम बढ़ेंगे C2 समकालीन भारत एवं शिक्षा, यानी कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एडुकेशन पर। इसे देखना मत भूलिएगा, यहीं से आपकी समझ और मजबूत होगी। याद रखिए, आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब, एक छोटा सा नंबर आपको हजारों लोगों से आगे ले जा सकता है। बुक तो बहुत हैं, पर पढ़ाकर सही से समझाने वाला कम मिलता है। और इस बार आपके पास मौका है, आपको बस सुनते जाना है और मैं समझाते जाऊंगा। तो चलिए मिलते हैं अगली बुक में। कमेंट में जरूर लिखकर बताना, मैं करके दिखाऊंगा। सर 6 बुक्स कंप्लीट करिए, क्योंकि मैं वादा करता हूं, अपने लिए और अपने परिवार के लिए इतना भी नहीं कर पाए तो क्या कर पाएंगे, हम साथ में करके दिखाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।